ओके। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हर अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि आईटीएन का कोर्स का मेजर जो चंक है दैट इज अबाउट दी जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि हम बात करना चाहते हैं टीसीपी आईपी सूट। हमें पता है कि हमारी पहली लेयर फिजिकल है जो कि हमने पढ़ ली है। दूसरी डेटा लिंक लेयर है, आपने पढ़ ली, और इसकी एक एग्जांपल के तौर पे इथरनेट को भी पढ़ लिया। और इसके बाद हम नेटवर्क लेयर पे आ गए। नेटवर्क लेयर पे हमने नेटवर्क लेयर पे हमने जो चीजें स्टडी की उनमें से नंबर वन हमने ये स्टडी किया कि ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं। नंबर टू चीज हमने ये देखी साहबजादा कि ये बेस्ट एफर्ट है, ये अनरिलायबल है, ये अनरिलायबल है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। तो हमने इस तरह की चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी। अगर इसमें से किसी एक पे भी आपको कोई शक है, कोई मसला है, तो हसन वो पूछ सकते हैं, सलमान। नहीं, कल कल की लेक्चर नहीं था, कल तो हमने प्रैक्टिकल वर्क किया। ये प्रीवियस वीक हमने, यानी कि लास्ट संडे को हमने ये पढ़ा था। कल तो हमने ये किया, अगर कल का आप पूछना चाहते हैं तो कल हमने ये किया कि हमने एक स्विच लिया, लेट इट बी कॉल्ड स्विच वन। हमने एक और स्विच लिया, लेट बी कॉल इट स्विच टू। हमने इस पहले स्विच के साथ भी कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, और स्विच टू के साथ भी कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। और हमने इन लामी तौर पे हम चाहते हैं, मिसाल के तौर पे, अगर ये मेरा लैपटॉप वन था, लैप वन, ये मेरा लैप टू, ये मेरा लैपटॉप थ्री, और ये मेरा लैपटॉप फोर। और मैंने कहा था कि टाइम आपको मिलना चाहिए, स्टूडेंट हैं आप, ये जो कुछ हमने प्रैक्टिकल किया है आप उसकी क्या करें, पैकेट ट्रेसर पे करें, सिमुलेशन पे करें। तो किसी ने किया, किया, कामयाब हुआ? ओके। यस सर। ओके, नाइस। तो अब मसला ये है कि हमें इस स्विच वन को स्विच टू से कनेक्ट अगर मैं इसको कर दूं, स्विच वन को स्विच टू से, हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि हमने इनको आईपी असाइन किए। मिसाल के तौर पे हमने इसको आईपी दिया 192.168.1.1। हमने इसको दे दिया 1.2, हमने इसको दे दिया 1.3, इसको दे दिया 1.4। फिर हमने क्या किया साहबजादा कि हमें चाहिए था कि ये केबल चाहिए थी। तो ये एक, आपको पता है कि जब हम डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो अलाराम कौन सी केबल यूज करते हैं? स्ट्रेट केबल। तो हमने एक स्ट्रेट केबल यहां लगाई, स्ट्रेट केबल यहां लगाई, स्ट्रेट केबल यहां लगाई, और स्ट्रेट केबल यहां लगाई। लेकिन यहां पे हमने सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट किया, तो यहां पे हमने क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल की। फिर हमने क्या किया कि हमने हमने ये किया कि इस लैपटॉप्स में अगर ये मिसाल तो पे लैपटॉप वन लैपटॉप टू को पिंग कर दे तो दैट्स ग्रेट, इसका मतलब कनेक्टिविटी इज देयर। लेकिन हमने इसलिए लैपटॉप को उठा के लैपटॉप टू के साथ भी लगाया, तो हमने देखा इधर भी होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो इट्स गुड, नहीं होता तो डेस्टिनेशन जो भी आपकी है, एक्सपेक्टेड ये कि उसकी फायरवॉल आपके आईसीएमपी पैकेट्स को या प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर रही है। इसके लिए हमने कल ये पढ़ा कि या तो हम इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें, हम इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें। अब एक ऑप्शन तो ये थी, लेकिन ये इतनी अच्छी, स्पेशली अगर हम अपनी लैब इन्वायरमेंट में करते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन नेटवर्क में फायरवॉल बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दे रहा था कि मिसाल के तौर पे आपका भाई जो है वो लेट आता है, वो तरावी पढ़ने के बाद दोस्तों के साथ भी बैठ जाता है, तो रात को लेट घर आता है, तो उसका, और वो आके फिर आपके साथ गुस्सा भी होता है कि जी मैं आता हूँ बाहर से, नॉकिंग करता हूँ,
और कोई दरवाजा नहीं खोलता, मुझे बड़ी देर वेट करना पड़ता है, मोबाइल पे कॉलिंग करता हूँ कोई नहीं उठाता, वगैरह वगैरह। और आप उसको उसका इलाज ये बताएं कि चलो आज से हम सारे दरवाजे खोल देंगे और जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो, तो क्या ये कोई अच्छा सोल्यूशन है? तो जवाब सबने कहा कि नहीं। इसका मतलब है कि भाई साहब तो आएंगे ही आएंगे, कोई और भाई साहब ना आ जाए, कोई और भाई साहब अपना काम ना कर जाए, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए हम कभी भी फायरवॉल को डिसेबल करना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक रूल, एक नया रूल बनाया फायरवॉल में, और इस रूल के जरिए हमने आईसीएमपी को अलाउ करवाया। इसका मतलब है कि जो बाकी, क्योंकि फायरवॉल का बेसिक काम होता है परमिट, और नंबर 2 डिनाई, यानी अलाउ और ब्लॉक। यहाँ पे अगर आप सिस्को की फायरवॉल्स पे बात करते हो तो परमिट एंड डिनाई होता है, और अगर आप विंडोज की फायरवॉल की बात करते हो तो यहाँ पे होता है अलाउ और ब्लॉक। तो इसका मतलब है कि अगर आईसीएमपी ब्लॉक है तो हम उसको, उसका एक रूल बना सकते हैं जिसके हम जरिए हम उसको अलाउ करवा दें। तो फिर हमने देखा कि हमारे पैकेट जाना शुरू हो गए। फिर भी अगर आपको लगे कि आपने ये जो रूल बनाया है ये आप फॉरएवर नहीं छोड़ सकते, आपने टेस्टिंग कर ली और अब आप फर्दर नहीं इसको लेना चाहते, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं, डिसेबल का मतलब है कि अगर आप उसको दोबारा इनेबल भी करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, फिर आपको नया रूल बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डिलीट, डिसेबल करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। उसका मतलब को रूल अभी रहे नहीं, अगर दोबारा जाना है तो दोबारा से बनाना होगा, आपकी मर्जी। ठीक है। हम ये भी चाहते हैं, लाजमी तौर पे ये तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, लेकिन हम एक और चीज भी चाहते हैं। और वो चीज ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि हमारे एक ही स्विच के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और मल्टीपल स्विचेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लैपटॉप 1 है और यहाँ पे लैपटॉप 2 है, लैपटॉप 2 है, मिसाल के तौर पे लैपटॉप 2 में कोई भी कोई भी डेटा है, मिसाल के तौर पे 1 GB का है, तो आप चाहते हैं कि ये लैपटॉप 2 से मैं लैपटॉप 1 में शिफ्ट कर दूं, लैपटॉप 2 से लैपटॉप 1 में शिफ्ट कर दूं। ये चले हम इसको जरा बड़ा डेटा शो करने के लिए 200 कर देते हैं, 200 GB का डेटा है। तो इसका एक तरीका जो कि आम जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं कि आप एक यूएसबी ले लेते हैं, आप एक अदद यूएसबी ले लेते हैं और लैपटॉप 2 में लगा के उसमें ये 200 GB शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसको लैपटॉप 1 में लगा के यहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन यही काम आप इस नेटवर्क में भी इजीली कर सकते हैं कि आप इसी 200 GB को यहाँ पे शेयर कर दें, और लैपटॉप 1 से आकर उस शेयर को आप देखकर चाहे तो यहीं से रीड कर लें और चाहे तो यहाँ पे अपने पास कॉपी कर लें। तो दिस इज मोर। अब इसका फायदा क्या है? क्योंकि एक तो आपको यूएसबी चाहिए जो कि आप नहीं चाहिए, लेकिन ये याद रख, अच्छा ये तो आप कर रहे हैं विद स्ट्रेट केबल्स, लेकिन अगर आप चाहें तो यही काम आप लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 को आप एक क्रॉस केबल से आपस में जोड़ दें, तो आप उसी तरह लैपटॉप 2 में इस 200 GB को शेयर कर दें, और लैपटॉप 1 से उसको यहीं से रीड करना चाहें तब भी आपकी मर्जी। और अगर आप चाहें कि नहीं मैं यहीं से रीड नहीं करता, मैं इसको अपने अपने कंप्यूटर में कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फायदा ये हुआ कि आपको किसी फ्लैश ड्राइव की जरूरत नहीं। दूसरा इसका फायदा ये है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप, हम ज्यूम कर लें कि आपकी जो, आपका डेटा तो 200 है लेकिन आपकी फ्लैश जो है वो 128 GB की है, तो आप 128 GB से आप 200 GB नहीं ले जा सकते, तो आपको मजबूरन 256 GB की ये फ्लैश ड्राइव लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आपके लिए आपने जो स्ट्रेट केबल या यहाँ पे क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल से आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी लिमिट पे आपको कोई खतरा नहीं है। ये 200 है कि 2 टेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है
कि आप लोग जब फ्लैश से करते हो तो फ्लैश, इवन अगर आपने 3.0 फ्लैश भी इस्तेमाल, यूएसबी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके चंद मेगाबिट पर सेकंड से ज्यादा स्पीड नहीं होती। तो अगर आप गीगास, मिसाल के 100 गीगा, 200 गीगा, 300 गीग कर रहे हो, इट विल टेक वेरी लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ये केबल्स जो हैं और आजकल के स्विचेस इजिली 1 गीगाबिट पर सेकंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात, या तो आप यूएसबी इस्तेमाल करते हो, दूसरा ये होता है कि आप इस्तेमाल करते हो ब्लूटूथ। आप क्या इस्तेमाल करते हो? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी स्लो है, तो वहां पे कोई वीडियो आप शिफ्ट करते हो तो इट टेक वेरी लॉन्ग। तो आप यही तरीका करके विद ए क्रॉस केबल और विद ए स्विच एंड स्ट्रेट केबल्स आप बड़ी जल्दी से उसको अपने दूसरे पीसी पे शिफ्ट, कॉपी कर सकते। जी, तो ये तो था हमारा कल का लेक्चर। इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का भी, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो, पहले ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन है, तो हमारे पास है बाबर जलाल, मोहम्मद सदीक, राशिद ज्यादा, मुजम्मिल हैदर, जबीउल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन? तो चैट में आ रहा है नो सर। ओके जी। फिजिकल वालों से पूछूं कोई क्वेश्चन? सलमान, हसन, क्लियर जी? अगर एक केबल हमारे साथ मौजूद ना हो तो हम राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी, तो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं वापस अपने टॉपिक पे जाता हूं। और टॉपिक पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये बात करना चाहता हूं कि जी, तो ये बात करना चाह रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, इंटरेस्टिंग भी है। और टॉपिक ये है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका ये टीसीपी स्टैक है, तो ये आपका फिजिकल लेयर है, ये आपका डेटा लिंक लेयर है, और ये आपका नेटवर्क लेयर है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर पे, तो आपको पता है कि हर लेयर ऊपर का डेटा लेकर उसके साथ अपना हेडर ऐड करती है। तो इसी तरह इसका मतलब कि नेटवर्क लेयर भी करेगी। तो आज हमारा, हम ये जूम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। जस्ट फॉर वेरी सिंपल कि वाई, जब IPv4 मौजूद है तो IPv6 क्यों? तो भाई आपका सवाल बनता है। तो वजह यह है कि IPv4 जो है, ये अभी आपको आपको पता भी है और आपको दिखाता भी हूं कि ये 32 बिट्स का एड्रेस है। इसके मुकाबले में हसन, जो IPv6 है, वो 128 बिट्स का एड्रेस है। अगर आप 32 बिट को ले लें तो इसका मतलब है कि आपको पता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 3 बिट्स हैं, चले पहले 2 कह लेते हैं, तो अगर 2 बिट्स हैं तो मरियम कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। जैसे मरियम ने कहा कि 0101 0011, बिल्कुल ठीक, इसी इसका मतलब है कि 4। इसी तरह अगर हम मरियम से कहें कि 3 बिट हो गए हमारे, अब कितनी कॉम्बिनेशन है? 8। यानी कि 01 01 01 01 0011 0011 0000 111 एंड 1। ये 8 कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर कोई है तो आप मुझे बता दें। जी शुजात, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अब ये ना 2 हैं ना 3 हैं, बल्कि ये 32 हैं, तो अब कितनी कॉम्बिनेशन होंगी? देखिए यहां पे आपने 4 क्यों कहा? क्योंकि मरियम ने 2 की पावर 2 किया, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, तो 2 की पावर 2 से इसने मैं 4 का जवाब दे दिया। जब मैंने इसको कहा 3 कर लो, तो इसने 2 की पावर 3 करके 8 कैलकुलेट किया और मुझे बता दिया, और मैंने उनको यहाँ पे प्लॉट लिख दिया।
तो अब अगर आप 2 की पावर 3 करें तो इट कम्स टू बी 3.4 बिलियन। कितने? 3.4 बिलियन। तो इससे, जबकि आपको पता है कि डिवाइसेस हमारे पास तकरीबन 22 बिलियन के आसपास हैं, तो लाजमी तौर पे आईपी जो है इट शुड बी ग्लोबली यूनिक। इट शुड बी ग्लोबली यूनिक। ये आपका नाम है आपकी मशीन का। तो अगर ये 3.4 भी, और ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उस वक्त जबकि आईपी बन रहा था, इंटरनेट बन रहा था, डिजाइन हो रहा था, स्टैंडर्डाइज हो रहा था, तो ख्याल ही नहीं था कि इसकी तादाद, इसके यूजर जो है वो अरबों में होंगे, बिलियंस में होंगे। ये पता ही नहीं था। तो हमारा, जब आपको ये पता होता है कि जनाब मेरे पास बहुत है, तो फिर आप चीजों को जाया करते हो, जाया करने को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो जब इस IPv4 को क्लासेस में डिफाइन किया गया कि, और बताऊंगा क्लासेस क्या होती हैं, ABCDE क्लासेस में, तो मोस्ट ऑफ द आईपीज वेस्टेड, मोस्ट ऑफ आईपीज वेस्टेड। तो अगर हम एज्यूम करें कि ये 3.4 बिलियन से 1 बिलियन भी जाया हो गया, तो इसका मतलब पीछे 2.4 बिलियन रह गया, जबकि इससे ज्यादा ही जाया हुए। तो कहने का मकसद ये, और अब 2.4 या 2.5 बिलियन से हम 22 बिलियन को ये एड्रेसेस देने के काबिल हरगिज नहीं है। क्लियर हो गया ना? इसलिए हम IPv6 पे गए, जहां पे हमें 128 बिट लिए, और यूं हमारे पास 2 की पावर 128 कम्बिनेशन पॉसिबल हुई, जो कि बनती हैं 4.3 प्रॉब्ली इंटू 10 पावर 18। चेक करवा देता हूं जनाब, ये कैलकुलेटर मुझे अगर मिल जाए। नहीं है तो ढूंढ देता हूं। जी, ये कैलकुलेटर साहब आ गए, और इसको मैं कहता हूं कि 2 की पावर 128, और इक्वल करता हूं तो देख लें 3.4, सॉरी 18 नहीं, 38, 10 पावर 38। अल्दो कि मेरी इस बात से आप मानेंगे कि आपके जब बिलियन था, तो बिलियन का मतलब 10 पावर 9, ये था ना। इवन अगर ये 10 पावर 10 भी हो जाए, तो कितना इंक्रीज हुआ है? कितना इंक्रीज हुआ है? शाबाश, डरे मत। अगर 10 पावर 9 से 10 पावर 10 हो जाए, यानी कि वन, इसका मतलब 1 बिलियन, और इसका मतलब 10 बिलियन, तो 10 गुना बढ़ गए। इसी तरह अगर 10 पावर 10 से 10 पावर 11 हो जाए, तो इसका मतलब कि ये 100 बिलियन हो जाएगा, यानी 10 गुना और बढ़ जाएगा। तो सोचो कि 10 पावर 11 से 10 पावर 38 होगा, तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि 10 पावर 38 इज अ वेरी बिग नंबर। So now with this IPv6, we can assign IP addresses globally unique, even to every particle of the universe. बात समझ आ रही? ओके। जी, तो हम बात, तो ये तो होगी थोड़ी सी बात आपकी IPv4 और IPv6 की। अब मेरा सवाल ये है कि, या जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वो ये है कि हर एक लेयर, अगर हम यहाँ जूम करें, क्योंकि आज हम IPv4 पढ़ रहे हैं, हम जूम करें कि हमारे पास IPv4 है, तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और अगर ना करें तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है। हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है। तो यहां भी इस नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर ऐड करना। तो हम इसका हेडर आज पढ़ने की जसारत करते हैं। और क्योंकि IPv4 एक प्रोटोकॉल है, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटोकॉल है, और आपको पता है कि हर प्रोटोकॉल, अब आपको समझ आएगा कि हर प्रोटोकॉल का अपना एक सेंटेक्स और सिमेंटिक होता है। तो आज अगर आपको मैं ना समझा सकूं IPv4 का सेंटेक्स और सिमेंटिक, तो क्लास ना खत्म करने देना, ताकि आपको समझ आए।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंटैक्स किसे कहते हैं, तो आपने मुझे कहा था ग्रामर। सिंटैक्स किसे कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर मैं यहां लिखूं आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, तो नाउ दिस इज एन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने वर्ब लगाया, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, आई ईट एप्पल। और अगर मैं इसको ऑर्डर को आगे पीछे कर दूं, ग्रामर का ख्याल ना रखूं, यानी सेंटेक्स का ख्याल ना रखूं, तो मैं ये लिख दूं एप्पल, एप्पल ईट आई। लगता है किसी जाहिल ने लिखा कि एप्पल ने खाया है मुझे, बात ही बदल दी। तो इसलिए आपने मेरे साथ ये सीखना है आज कि IPv4 का जो कि प्रोटोकॉल है, उसका सेंटेक्स यानी ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर तब्दील करो तो मसला, मैंने सेब खाया से सेब ने मुझे खाया बन जाता है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये अलाउड हरगिज नहीं है। दूसरा, हर एक ऑर्डर में भी हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, और इस मीनिंग को कहते हैं सिमेंटिक। तो आज आपने मुझसे सीख के जाना है कि IPv4 के हेडर के हर एक फील्ड का मतलब क्या है। और ये याद रखें कि मोस्ट और 99.99% कभी भी हम साइंटिफिक वर्क में कोई काम बगैर मकसद के, बगैर मीनिंग के नहीं करते। क्लियर हो गया? ओके। तो इस चीज को लेकर हम अब चले जाते हैं इस की तरफ। तो कहता है कि जी IPv4 इज ए प्राइमरी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द नेटवर्क लिंक। हाल तो कि दो है, मैंने बताया कि IPv4 भी है और IPv, तो 6 को भी पढ़ेंगे, 4 को भी पढ़ेंगे। एक सवाल ये भी साहबजादा हसनैन पूछता है कि दोनों को पढ़ने की क्या जरूरत है। सवाल तो अच्छा है, क्योंकि सुबह से वो ये सोच रहा था कि अगर IPv4 पढ़ना है और फिर IPv6 भी पढ़ना है, जब काम दोनों एक ही करते हैं तो एक काफी नहीं। तो जवाब उसका यह है कि अभी आपने देखा कि IPv4 के साथ हम सबको नहीं कनेक्ट कर सक रहे अपने अपने नेटवर्क के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास इस वक्त भी तकरीबन 22 अरब यानी बिलियन डिवाइसेस हैं, और बहुत नियर फ्यूचर में, यानी एक ही डिकेड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 50 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। किसको क्रॉस कर जाएगा? 50 बिलियन को। अगर हम शहजाद से पूछें कि ऐसा कौन सा धमाका होगा कि 22, क्योंकि या तो शहजाद ये कहते हैं कि 22 और 50 में तो बड़ा कम फासला होता है ना, तो मैं मान लूंगा, मानते हैं शहजाद ये 22 और 50 में बड़ा कम फासला है। यानी कोई गरीब आपको, आप उसको पैसे दें और आपके 50 रुपए बनते हैं और वो आपको 22 दे दे, तो आप उसको माफ कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, गरीब बंदा है। इज इट? तो शहजाद का मतलब है कि 22 और 50 में फर्क बहुत कम है, लेकिन ये 50 और 22 और 50 बिलियन है। बिलियन का मतलब अरब। तो 22 बिलियन और 50 बिलियन में बहुत फर्क है। तो हमने 50 बिलियन को जब देना है तो इसलिए IPv6 में जाना पड़ेगा। अगर हम IPv4 को छोड़े और सिर्फ IPv6 को पढ़े तो ये भी अच्छा सवाल है। सलमान कहता है कि जी जब IPv6 से हम 10 पावर 38 डिवाइसेस को दे सकते हैं, तो फिर क्यों हम ना IPv4 को कह दें, सब लोगों को कह दें कि आज रात को आपने अपने IPv4 एड्रेसेस खत्म करके IPv6 कर लें, ताकि सुबह हम सारी दुनिया IPv6 पे होंगे। तो जवाब ये है कि कई डिवाइसेस जो हैं वो IPv6 की सपोर्ट में होगी ही नहीं, तो वो बाहर हो जाएंगे। और बाकियों ने खरीदे हुए हैं, तो अगर आपने घर खरीदा हुआ है और आपको कहा जाए कि घर से निकल जाओ, तो आप कहेंगे क्यों? तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये है कि ये दोनों IPv4 और IPv6 दोनों साथ साथ चलेंगे। मेरा उस्ताद ने जब मुझे पढ़ाया था तो उसने एक अच्छी एग्जांपल दी थी। उसने उस वक्त कहा था कि IPv4 का ओशन है और उसके अंदर IPv6 के
आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स हैं, समझते हैं ना आइलैंड्स को, यानी जजीरे। तो समंदर के अंदर खुश्की के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं ना उसके मुकाबले में। तो आज से 25 साल पहले ये सिनेरियो था कि बहुत IPv4 थे और IPv6 कम थे। लेकिन आज ये जमाना बदल चुका है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं, जेंटमैन यहां पे आ जाऊं और यहां करूं मैं मिसाल के तौर पे एनएस लुकअप, एनएस लुकअप, और फॉर एग्जांपल कर लेता हूं www.siemens, जो कि एक जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, siemens.com, इंटर करता हूं तो देख लो इसके पास IPv4 के 4 हैं, जबकि IPv6 के इसके पास कितने हैं? 8। तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को मत देखो खाली, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं ना कहता हूं ना कह सकता हूं कि जनाब आपको हम ट्रेन कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर पिशावर, फॉर इस्लामाबाद। नहीं, हमारा कंपिटिट, हमारी खुशकिस्मती भी ये है और हमारी बदकिस्मती भी ये है। खुशकिस्मती ये है कि हमारे लिए जॉब्स के या हर अपॉर्चुनिटी ग्लोबल है। कल हम में से कई लोग यूके चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, यूएई चले जाएंगे, सऊदीया चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, उनको ये नहीं कहा जाएगा नहीं आप तो पाकिस्तान वाला पढ़ के आए हैं ना, यहां तो पाकिस्तान वाला नहीं है, यहां तो फ्रांस वाला है। नहीं। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में IPv6 कितना ज्यादा है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक और लिख देता हूं, आपने इस्तेमाल बहुत किया है उसको, नोकिया, ये ना। तो देख लो नोकिया में भी IPv4 का एक है तो IPv6 का डबल है, उससे दो है। तो मोस्टली ये देखा गया है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको करूं www.फ्यू, इसका चेक करते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो.pt, तो इसके हमें फेल हो गया, हमें जवाब नहीं मिल सका। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मल्ट हमारे दुनिया वाइज, चले हम इसके बजाय सिस्को को देख लेते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं, cisco.com। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि IPv4 का एक है तो IPv6 के उससे दुगने हैं, डबल है। तो मेरे ख्याल से इस सारी एग्जांपल से ये बात हमारे असनैन को जवाब मिल गया कि ये हम नहीं कह सकते कि मैं IPv4 करता हूं IPv6 नहीं करता, या IPv6 करता हूं IPv4 नहीं करता। तो हमें दोनों पे अपनी महारत बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके। तो अब हम आते हैं, तो कहता है कि जी क्या करता है ये, कहता है द नेटवर्क हेडर यानी कि IP हेडर हैज द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1, इट इंश्योर द पैकेट इज सेंट इन द करेक्टेड डायरेक्शन। लाजमी तौर पे आप अभी देखेंगे कि आप इसमें जो सेंडर है उसका IP लिखोगे, सेंडर IP। तो इसे पता, इंश्योर द पैकेट इज सेंट इन द करेक्ट, फिर और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डेस्टिनेशन का IP हम देकर इसी इसी हेडर के अंदर हम सेंडर का IP भी देंगे और डेस्टिनेशन का भी। तो पता चलेगा किसने भेजा और किसके लिए है। सेंडर का एक और भी फायदा है भेजने का कि अब्दुलरहमान कहता है जब वो जवाब देगा तो कैसे पता चलेगा, तो आपने सेंडर भेजा होगा तो वो उसी को इस्तेमाल करके आपको जवाब दे देगा। इसी तरह कहते हैं कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द नेटवर्क लेयर प्रोसेसिंग इन वेरियस फील्ड। तो अभी हम वेरियस ऑल फील्ड पढ़ते हैं। ये भी बताता चलूं कि IPv4 का जो हेडर अभी आप देखोगे वो 20 बाइट्स का होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, यानी 20 से लेकर 60 बाइट्स तक हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको 20 बाइट्स का ही मिलेगा। ठीक हो गया? ओके। फिर कहते हैं इंफॉर्मेशन द हेडर इज यूज्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस, यानी सिर्फ राउटर नहीं, हर वो डिवाइस जो लेयर 3 पे काम करती है वो इस हेडर को समझेगी जरूर। मिसाल तो में लेयर 3 स्विच है, मिसाल तो में फायरवॉल है, तो वो ये लेयर 3 डिवाइसेस हैं अगर, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस हेडर। क्लियर हो गया? तो जनाब
जिसका इंतजार था उस शाहकार की तरफ हम चले जाते हैं। तो वो शाहकार ये है जनाब, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि ऑनलाइन वालों को भी नजर आए और फिजिकल वालों को भी क्लियरली नजर आए। तो जेंटलमैन, जिसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट ये 20 बाइट का है और हर एक लाइन 4 बाइट की है। तो 4, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, मोशन टोटल कितने हो गए? 20 बाइट। और हम इसको, हर लाइन को एक नाम हमने दिया हुआ है, वो है वर्ड। तो अब ये वर्ड नंबर 1 हो गया, ये वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4 और वर्ड नंबर 5। तो यूं हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई को पूछ ले कि IPv4 का हेडर कितने का है, तो आप कह सकते हैं 20 बाइट्स, या आप कह सकते हैं कि 5 वर्ड्स। यहां तक क्लियर? ओके जनाब, अगर ये बात क्लियर है तो अब मैं आ जाता हूं अपनी सेंटेक्स और सेमेंटिक पे। और मरियम कहती है सेंटेक्स का मतलब होता है ऑर्डर, सेंटेक्स का मतलब होता है ऑर्डर। तो अब देखो ऑर्डर है कि पहले 4 बिट, फिर 4 बिट, ये दोनों एक दूसरे के साथ शिफ्ट नहीं हो सकते। पहले 4 बिट का और मतलब, अगले 4 बिट का और मतलब, अगले 8 बिट का और मतलब, अगले 16 बिट का और मतलब, इसी तरह अगले 16 बिट का और मतलब, अगले 3 बिट का और मतलब, अगले 13 बिट का और मतलब, फिर 8 बिट्स, फिर 8 बिट्स, फिर 16 बिट्स, फिर 32 बिट्स, फिर 32 बिट्स। तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि पहले 4 बिट में, अब मैं असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। पहली 4, क्योंकि क्योंकि जब भी आपके मिसाल के तौर पे अपर लेयर से कोई कोई या आपको डेस्टिनेशन से कोई पैकेट मिलता है, तो क्या वो IPv4 को दूं या IPv6 को दूं? तो हमें बताना पड़ेगा लेयर 2 पे कि जी मिसाल के तौर पे IPv4 को दे दो। तो कैसे पता चलेगा कि IPv4 का है? इसके साथ हम वर्जन लिख देंगे पहली 4 बिट में। क्या लिख देंगे? वर्जन। अब मिसाल के तौर पे अगर शहजाद लिखा हुआ हो 0010 बाइनरी में, तो अगर मैं पूछूं तो ये किसके इक्विवेलेंट है बाइनरी, इसमें डेसिमल में 4। तो इसका मतलब है कि अगर यहां वर्जन में 0100 हो, अब्दुलरहमान समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो हेडर है, ये लेयर, ये IPv4 का है। और अगर यहां पे लिखा हुआ हो 0110, तो ये किसके बराबर है? 6 के। इसका मतलब है कि आगे जो फ्रेम, आप आगे जो हेडर है, वो IPv4 का नहीं है, IPv6 का। लेकिन सर प्लीज दोबारा सर एक्सप्लेन करें सर। जी दोबारा एक्सप्लेन करते हैं शफीक। हमने ये कहा कि अगर ये पहले 4 हेडर आ गया, ये आपने देखा कि जनाब ये आपका डेटा है अपर लेयर से, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से, और ये है आपका हेडर जो कि अभी आपने देखा है 20 बाइट्स का है। तो 20 बाइट में पहले 4 बिट्स आपने रीड किए, पहले 4 बिट्स। तो या तो वो ये होंगे या वो ये होंगे। अगर वो यहां ये लिखा हुआ है 0100, इसका मतलब है कि इसके आगे जो हेडर है वो IP v4 का है। और अगर यहां लिखा हुआ है 0110, जो कि बाइनरी में 6 के इक्विवेलेंट है इन डेसिमल, तो ये इसका मतलब है कि आगे जो हेडर है वो IPv4 का नहीं है, IPv6 का है। अब समझ आई शफीक? यस सर। ओके। अब क्योंकि हम IPv4 पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे केस में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आगे देखो सेंटेक्स का मतलब समझ आ रहा है। अगर हम ये इसको कुछ और कहते तो हम सब कुछ गलत हो जाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट हेडर लेंथ। क्योंकि मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि ये हेडर 20 बाइट से लेकर 60 बाइट तक हो सकता है।
तो लर्निंग तो हमें बताना पड़ेगा कि कहां तक हेडर है, क्योंकि उसके बाद फिर डेटा शुरू हो जाएगा। तो बताना पड़ेगा कि ये 20 बाइट्स का है, ये 24 बाइट्स का है, ये 28 बाइट्स का है, तो बताना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे 4 बिट्स में ये बताएंगे कि ये हेडर कहां तक ये हेडर चल रहा है, और उसके बाद इसका मतलब फिर डेटा स्टार्ट हो जाएगा। जी अब्दुल रहमान, क्लियर है? ओके। अब सवाल ये है, जो कि अगेन मैं आपसे बड़ा खुश हूं कि आप सवाल नहीं करते। अगर सवाल इस वक्त मेरे ये दो जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि जूनियर से नहीं करता, मोइज भी है, बिलाल भी है, और सलमान नहीं है, लेकिन मुजम्मिल हैदर है। मुजम्मिल, आपने पता है कि ये 4 बिट्स हैं। 4 बिट का मतलब है कि इट कैन हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0000 एंड इट कैन गो अप टू 1111। एग्रीड? इसका मतलब है कि इट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब है कि यहां पे 4 बिट्स में या तो 0 लिखा होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, अप टू 15। लेकिन मेरा तो कम से कम हेडर जो है वो 20 बाइट्स का है। मेरा तो कम से कम हेडर 20 बाइट, कम से कम। ज्यादा 24 भी हो सकता है, अप टू 60 हो सकता है। 4 की जंप्स देते जाओ। लेकिन ये तो 15 तक से ऊपर गिन ही नहीं सकता। काउंटर जो है मेरा 15 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो क्या जवाब होगा जेंटलमैन? एक्स्ट्रा बिट्स लगाएंगे सर। तो हमें सदीक ने कहा हम एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे। और कोई जवाब? मुजम्मिल, कोई जवाब है? वही बात कि एक्स्ट्रा बिट आपने कहा सिद्दीक हम एक्स्ट्रा बिट लगा देंगे। एक्स्ट्रा बिट लगाने का कोई 4 बिट से ज्यादा पांचवा नहीं लगा सकते हो। 4 बिट में बताना है तो बस 4 बिट हैं। ग्रामर को फॉलो करोगे। ग्रामर को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते इसको 5 कर दूं, इसको 7 कर दूंगा ना। तो मकसद यहाँ पे ये बाइट्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 5 वर्ड्स हैं। अभी मैंने बताया था कि वर्ड्स विच इज इक्वल टू 20 बाइट्स। अगर यहाँ 6 लिखा होता इसका मतलब है कि 20 बाइट्स हैं, और 4 बाइट एक्स्ट्रा भी हैं, ऑप्शनल 4 बाइट्स भी हैं। लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड हियर रिटर्न 5, यानी विच इज इक्वल टू 2 के 1 0 1 0 विच इज 5। तो ये लिखा होगा आपके इस फील्ड के अंदर। क्लियर हो गया? नहीं? देखिए ना, आपने बताना ये है कि ये हेडर, इसके बाद आपको पता है कि डेटा है। ये तो पता है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा डेटा है और ये मेरा हेडर है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ओके जी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो एक खतरनाक सवाल भी आ गया। खतरनाक सवाल ये कह रहा है कि जनाब वर्ड जो होता है वो तो 16 बिट का होता है। खतरनाक सवाल वाले ने कहा कि कितने का होता है? 16। इससे पहले 8 का भी होता है। तो 8। और लेकिन आज के वक्त में अगर मैं देखूं, आपको दिखाऊं, और ये मैं करूं इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो यहाँ जरा मुझे पढ़ के दिखाओ। मुझे इतनी, मेरी पढ़ाई इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे वर्ड 64 बिट का है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द हार्डवेयर इज इंप्रूविंग, द साइज ऑफ द वर्ड इज चेंजिंग। लेकिन जिस वक्त इंटरनेट बना, उस वक्त हम 32 बिट प्रोसेसर पे थे। तो हमने अपने वर्ड को 32 बिट का रखा हुआ है, जो कि आज भी वही है। जवाब हो? तो खतरनाक जब सवाल का आसान जवाब। ओके। तो आप तो सवाल आपने कहा, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कब कहां तक हेडर है, और उसके बाद इसका मतलब है कि स्टार्ट हो जाएगा मेरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें, यहां पे मैंने कहा कि 4 बिट्स है मेरे पास। 4 बिट का मतलब है कि 0000 से लेकर 111 तक, यानी कि 0 से लेकर 15 तक।
यहां तक क्लियर है? मैंने कहा कि जनाब मेरे पास तो कम से कम साइज जो है 20 बाइट है, तो वो तो यहाँ 15 है, 15 से ज्यादा 17 16 17 18 में 20 तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि जनाब इसकी उसने क्या जरूरत है, क्या उन्होंने कहा इनको बाइट मत पढ़ो, इनको वर्ड पढ़ो। और अभी हमें बताया गया कि वर्ड जो है वो 32 बाइट्स 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स के बराबर है। तो अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 ज़रबे 4 बिकम्स 20 बाइट। अब क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है डीएस, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। क्या है मरियम? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। कुछ आइडिया दोगे? तो आइडिया ये, क्या कहा? ये ऑडियो हमें दीजिए। ओके, यानी कहने का मकसद ये है कि डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट प्रायोरिटीज। जैसे कि मरियम ने कहा कि जी मिसाल के तौर पे वॉइस है तो उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, वीडियो है तो उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, अगर कोई स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया है तो उसकी और होगी, अगर कोई वीडियो ऑन डिमांड है तो उसकी कुछ और होगी, अगर कोई एफटीपी है तो उसकी कुछ और होगी, अगर कोई एचटीटीपी है तो उसकी कुछ और होगी। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, कि वी गिव सर्विसेज टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू इट रिक्वायरमेंट्स। इस बात समझ आ रही? इसलिए हमने 6 बिट इस पर्पज के लिए रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि 6 बिट्स हैं अगर, तो 2 पावर 6 कितना होता है? 64। तो इसका मतलब कि हम 64 डिफरेंट टाइप कैटेगरीज को और इस अमल को हम क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कहते हैं। वी आर गिविंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मिसाल के तौर पे अगर हमने कहा कि 0 0 0 0 0 0 ये वॉइस के लिए है, तो जो भी राउटर रास्ते में देखेगा वो समझ जाएगा कि इसमें जो ट्रैफिक जा रही है, डेटा जा रहा है, वो वॉइस है। इसका मतलब है कि इसको मुझे कुछ स्पेशल प्रायोरिटी देनी है, इसको मुझे डिले नहीं देना, मुझे इसको रोक रोक के नहीं भेजना, नहीं जिटर नहीं देना। क्लियर? इसी तरह अगर ये वीडियो है तो मुझे इसको ज्यादा बैंडविड्थ देनी है, अगर ये मेरे वॉइस है तो मुझे इसको फिक्स थोड़ी और फिक्स बैंडविड्थ देनी है। क्लियर? लेकिन ये बताता चलूं कि इसके लिए जरूरी है कि तमाम दुनिया के जो राउटर्स हैं वो सब इस किस्म के कोड कोई स्टैंडर्ड किए जाएं और फिर वो कोड में डाले जाएं, तो तब ये पॉसिबल है, जो कि अब तक नहीं है। इसलिए इस फील्ड का ग्लोबली कोई मीनिंग अभी तक नहीं है। मकसद है, लेकिन उस मकसद के लिए जरूरी है कि हम देखें ना, अभी आपने कहा कि 0 0 0 से लेकर 6 4 5 6 और अप टू 1 1 1 1 1, यानी कि 0 से लेकर 63। तो अगर हम ये डिफाइन कर दें कि 0 का मतलब है वॉइस, 1 का मतलब है डेटा एफटीपी, 2 का मतलब है एचटीटीपी, 3 का मतलब है व्हाट्सएप, 4 का मतलब है फेसबुक, मिसाल के तौर पे, तो फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर इशू ये है कि अगर हम कोई डाल भी दें तो दरमियाना राउटर कहेगा, लाइन तो इंग्लिश तो नहीं कह सकते ना उसे कि जी इसका मतलब वॉइस है। 910 से जो डेटा मिलता है उससे पता चलता है कि ये वॉइस है कि वीडियो है कि क्या है। तो क्योंकि इस किस्म का स्टैंडर्ड अभी तक नहीं है, इसलिए 6 बिट किसी काम के नहीं। लेकिन फ्यूचर में आप जैसे ज़हन अगर इस पे काम करें तो निकाल सकते हैं कि जी ये एक स्टैंडर्ड आ गया है, अगर तमाम दुनिया के राउटर्स को फॉलो करें तो दे कैन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप अपने लोकली नेटवर्क के अंदर हैं, वहां पे आपको इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू, दैट्स ग्रेट। क्लियर? देन इज द नेक्स्ट टर्म इज द ECN। उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता। क्या मतलब इफेक्ट नहीं होता?
ऐसा नहीं कि अगर वॉइस हुआ तो वो उसको चंक्स में नहीं भेजेगा एक साथ में वॉइस। नहीं नहीं, भेजेगा तो चंक्स में ही। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वॉइस है तो उसको पूरे को इकट्ठा करके भेजेगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी बोल रहा हूं, वॉइस है ना, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कंप्यूटर मेरा जो है मेरी 2-2.5 घंटे की वॉइस को इकट्ठी कर रहेगा और फिर एक करके भेजेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो पहले कहते हैं ये पैकेट नेटवर्क है। पैकेट का मतलब ही है कि जो अगर बड़ा भी है, मेरी तो अभी बड़ा है ही नहीं ना, मैं तो साथ साथ दे रहा हूं, मेरी तो रियल टाइम है। लेकिन अगर ये एक मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जी, इसमें मैं आना चाहता हूं। जरा मुझे मरियम मेरी मदद करो, मेरी इंग्लिश इतना पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। इसको जरा देख के मुझे बताओ इसका साइज कितना है। 4.87। लिखा हुआ है 4.87 गीगाबाइट्स। और अगर मरियम यहां से देख रही है, जो कि देखने में कोई हर्ज नहीं, अगर मरियम यहां से देख रही है तो ये लिखा हुआ है किलो, यहां पे हो जाएगा गीगा, मेगा, और यहां गीगा। तो पता चल रहा है कि ये तकरीबन को 5.1 गीगाबाइट्स का ये एक मासूम सी फाइल है। ये इकट्ठी नहीं जाती, इसके हजारों लाखों टुकड़े किए जाते हैं, इसीलिए तो उसको पैकेट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा एक चंक नेटवर्क पे नहीं जा रहा, और मिसाल के तौर पे कहीं पे स्टोर होगा ना, वहां से मैंने उठा के एहसान के पास आ गया, नो, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर पीसेस एंड दीज पीसेस वर सेंट वन आफ्टर द अदर। पहले एक पीस भेजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, चलता गया जब तक ये तकरीबन 5.1 गीगाबाइट हुआ नहीं। तो ये सोचे भी नहीं कि कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक ही चंक के तौर पे नेटवर्क पे भेजी जाती है, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो वीडियो है। नो, इट इज ऑलवेज divided into smaller pieces. That's the reason, and each of these pieces we call as the packet, and we are switching the packets in the network. That's the reason it is called a internet is called packet switch network. अब भी नहीं क्लियर जी? प्राइवेसी के बारे में बताया ना, तो अभी तो वॉइस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है या वीडियो को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ना। मैं वो कह रही हूँ कि अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ तो अब कैसे, मतलब हमें इसमें इशू नहीं होता। जी, तो मरियम का क्वेश्चन अब है, ये है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है कि इकट्ठा भेजा जाए। उनका ख्याल ये है कि अभी वॉइस को ऑलरेडी ये प्रायोरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से हमें मसला नहीं आ रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी वॉइस को नहीं प्रायोरिटी दी जाती। मिसाल के तौर पे अगर आपने, जी, अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो कोई भी, या कोई आपके घर में कोई बाहर रहता है, तो वो आपको जब कॉल करता है तो वो वॉइस और आईपी के जरिए मोस्टली करते हैं, क्योंकि सर्किट महंगा होता है, वॉइस और आईपी सस्ता होता है, और उसमें बहुत ज्यादा लैग आता है, डिले आता है, रुक रुक के ऐसे लगता है जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो ना, कहते हो आवाज रेट कटकी। क्यों वो आप कहते हो? इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है। वो अलग बात है कि फिर भी मरियम कहती है कि जी फिर भी तो मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अब कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, नेटवर्क में कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, और यूजर भी आप कम से कम, आप लोग घर पे अगर ले रहे हो तो 10 मेगाबिट पर सेकंड से कम नहीं ले रहे हो, बाद में तो इससे भी ज्यादा लिया होगा, किसी ने 20 भी लिया होगा। घर पे आपका ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है सबके तकरीबन, तो उस वजह से आपको वो ज्यादा लैग या आपको डिले या ड्रॉपेज इतनी फील नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से नहीं है। अब क्लियर हो गया? ओके जी, आगे चलते हैं।
उसके बाद एक टर्म है जिसको कहते हैं कंजेशन, जिसको कहते हैं कंजेशन। तो मेरे बाबर जलाल मौजूद है और मुजम्मिल हैं, अगर सलमान है तो वो भी मौजूद होगा। अगर इनमें से कोई भी मुझे कंजेशन की डेफिनेशन बता दे कि कंजेशन है क्या भला, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करने में मदद दे सकूं। व्हाट इज कंजेशन? तो जनाब, अगर जवाब मेरे ऑनलाइन वाले दिन की बजाय फिजिकल वाले देना चाहते हैं, व्हाट इज कंजेशन? तो कंजेशन का मतलब होता है कि जब भी आपका कोई भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, उसका अपनी एक इंटरनल मेमोरी होती है जिसको आप बफर कहते हैं। तो इसका कोई ना कोई, जनाब समथिंग इज रिटन हियर, मुजम्मिल कहते हैं कि जी नेटवर्क एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी। मुजम्मिल थोड़ा सा सोचें, नेटवर्क कैन नेवर एक्सीड इट्स कैपेसिटी। इसकी एग्जांपल ये मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पे एक बाल्टी है और उसमें 16 के लीटर लेट करें ऑयल आता है। कैन यू पुट हियर 17 liters or 18 liters? The answer is simply no. तो नेटवर्क कैन नेवर एक्सीड इट्स कैपेसिटी। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे ख्याल से इस बात से आप एग्री कर रहे होंगे कि हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा उसमें नहीं डाला जा सकता, तो एक्सीड हो ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या है, होता यह है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा राउटर है, इसकी इस इंटरफेस पे डेटा आ रहा है। तो कि मैं आपके करीब ही पहुंच जाऊंगा अभी मुजम्मिल, ताकि फील होगा कि बिल्कुल एक ही तरह की बात हो रही है, कोई मसला नहीं। तो हमने कहा कि जनाब जब इस पे बाइट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो स्टोर होते हैं बफर में, फिर वो जब उनकी बारी आती है तो उनको प्रोसेस किया जाता है, और जब बारी आती है तो उनको एग्जिट इंटरफेस से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही है ना? अब यहां पे ये कि अगर ये बफर फुल हो जाए, जो कि हो सकता है, बफर फुल हो सकता है, लास्ट बात है, क्योंकि एक हार्डवेयर है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रूम है, यहाँ पे एज्यूम करें कि 25 चेयर्स हैं, तो 25 बंदे जब आके बैठ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि बफर जो है वो यहाँ का फुल हो गया है, कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो गई है। इन अदर वर्ड्स, कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क नहीं, कैपेसिटी ऑफ द बफर, दैट द डिफरेंस हियर मुजम्मिल। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये फुल हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि पीछे से तो बाइट्स आ रहे हैं, पीछे से तो बाइट्स आ रहे हैं, अब जो अगर जब फुल हो गया तो ये बाइट जो आ रहा है कहां जाएगा? सिंपली लॉस हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सो द स्टेटस व्हेन दिस पैकेट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, वी कॉल दैट दिस डिवाइस हैज गॉन इनटू कंजेशन। तो बेसिकली हमारे पैकेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि नेटवर्क कंजेशन में चला गया है। बेसिकली नेटवर्क की बजाय डिवाइसेस कंजेशन में चले जाते हैं। बात समझ आ रही? तो इस ईसीएम की 2 बिट्स का काम ये होता है कि ये जब इस डिवाइस का बफर लेट करें कि 80% फुल हो गया, तो ये 80% फुल होने पे बताएगा सोर्सेस को कि जनाब क्या हो जाओ, स्लो हो जाओ। अगर इसी स्पीड से मुझे दोगे तो माशाल्लाह मैं चंद ही सेकंड्स में कंजेशन में चला जाऊंगा, फुल हो जाऊंगा, और फिर मैं आपके पैकेट गिराऊंगा। मेरे पास तो और कोई हल नहीं है, मैं कोई अपना एक्स्ट्रा बफर तो नहीं डाल सकता। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए इस्तेमाल होता है ये एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, कि आप सोर्स को एक्सप्लिसिटली बताते हो स्लो डाउन,
अपनी ट्रांसमिशन को कम करो, बिट रेट को कम करो, ताकि मैं कंजेशन से बच जाऊं और तुम्हारे पैकेट ना गिरेंगे, क्योंकि पैकेट तुम्हारे गिरेंगे तुम्हें रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। कुछ बात समझ आ रही? अब यहां पे एक आंसर पहले से मौजूद है। इन दिस केस लेटेंसी विल इंक्रीज। लेटेंसी इसलिए इंक्रीज होगी, लेटेंसी का मतलब होता है डिले। लेटेंसी इसलिए इंक्रीज हो जाती है कि अगर एक पैकेट गिर गया तो ये नहीं पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे, नहीं पहुंचेगा तो लाजमी तौर पे रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। जब आप उसको रिट्रांसमिट करेंगे तो पिछले सारे रिसोर्सेज डबल यूटिलाइज हुए, और लाजमी तौर पे अगर इस पैकेट ने जो अभी ये रास्ते में गिर गया, इससे पहले वाले मिसाल के तौर पे 4 पैकेट मिल गए, इसके बाद वाले भी 4 मिल गए, तो दरमियान में तो ये नहीं मिला। तो जब तक ये ना मिले ऊपर की लेयर को नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए लेटेंसी इंक्रीज कर जाती। क्लियर हो गया? अब मजेदार बात यह है, अगेन आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा सर, अगर एक बात पूछनी है सर। पूछे। आपने जब ऐसे कहा कि दोबारा रिट्रेसमेंट करेंगे करनी पड़ेगी, जी बिल्कुल। और जो दोबारा भेजना पड़ेगी, अगर उसको दोबारा वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा और नंबर देगा, वो जो डबल होगा उसको गिराएगी सर। जी क्वेश्चन ये है, तो मैं आपका क्वेश्चन अगर मैं जवाब देता हूं, अगर आपका सवाल यही है तो एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, नहीं है तो दोबारा कर लीजिएगा। मैंने ये कहा कि ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ये पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर मिसाल के तौर पे एक्स, चले एक्स नहीं कहता 19 कहता हूं, 19 नंबर जिसका सीक्वेंस नंबर था वो ड्रॉप हो गया, तो यहां पे 19 नहीं पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे 18 तक पहुंचा हुआ है, 19 नंबर नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो मैं इसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा, लाइन तो मुझे मिला ही नहीं है, तो मैं कैसे एक्नॉलेज करूं? जब नहीं करूंगा तो सोर्स मुझे दोबारा वही 19 पैकेट दोबारा भेजेगा, तो क्योंकि मुझे पहली दफा तो मिला ही नहीं है, तो अब जब मुझे 19 मिलेगा तो मैं 19 को यहां डाल के और कहूंगा कि आगे, अगर वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि बाज का तो ये कि अगर 19 नहीं मिलता और 2021 अगर मिल भी जाए तो मैं इनको लेता ही नहीं हूं, तो फिर उसको 19 एंड ऑनवर्ड सारे दोबारा से भेजने पड़ेंगे, और जब वो सारे दोबारा भेजेगा तो मैं इस पे से क्रॉस को हटा दूंगा और कहूंगा जी मुझे मिल गए। क्लियर हो गया? ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सवाल का जवाब। हाँ, अब मजेदार सवाल ये है, क्या ख्याल है, बाबर जलाल भी मेरे ख्याल जॉब पे हैं, वो मुझे जवाब को अगर देना चाहें तो अच्छा लगेगा, और अगर मुजम्मिल कंटिन्यू करें तो वो भी अच्छा लगेगा, और अगर सलमान मौजूद है तो वो भी दे सकता है। सवाल ये है कि जनाब मेरे पैकेट तो आगे जा रही हैं, मेरे पैकेट तो आगे जा रही हैं, तो मैं पिछले वाले को कैसे बताऊं, क्योंकि ये पैकेट एक पीछे से आया है, ये तो आगे जाएगा, डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, सोर्स की तरफ तो नहीं जाएगा, उसको मैं कैसे कहूंगा तुम स्लो डाउन हो जाओ? सवाल तो बनता है कि मिसाल तो मुझे किसी ने पीछे से कुछ दिया और मैंने आगे प्रोवाइड कर दिया, देना आगे है मुझे, तो अगर मैं आगे बता भी दूं तो उसको कैसे पता चलेगा? और पीछे तो मैं कोई, ये पैकेट में पीछे तो भेज नहीं सकता, सोर्स की तरफ तो भेज नहीं रहा, इसमें तो बड़ा क्लियर लिखा है कि सोर्स का कोई और है, डेस्टिनेशन कोई और है। तो होता यह है कि हम इसमें डाल के डेस्टिनेशन को भेजेंगे, डेस्टिनेशन फिर ऊपर की लेयर में जब आपको बताऊंगा तो वो उसका विंडो साइज कम कर देगा, जिससे वो उसको बताएगा कि जी स्लो डाउन हो जाओ। यानी कि हम इस तरह कहने का मकसद ये है कि मैं मरियम को कह देता हूं, तो मरियम डेस्टिनेशन है, कि मरियम इसमें एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन है, तो जब ये देखती है कि जी रास्ते में कोई कहीं कंजेशन आ रही है, और किसकी वजह से आ रही है? मेरे सोर्स की वजह से, तो जब ये उसको एक्नॉलेज कर, कोई एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजती है अपना, उसमें विंडो साइज को कम कर देगी, यानी कि उसको बताएगी कि स्लो डाउन हो जाओ। इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। क्या कहते हैं? तो उसके फ्लो को कम करवा देगी,
ताकि ये मशीन, ये राउटर ना हो, कंजेशन में ना जाए, बच जाए। आप समझ आ गए? Yes. ओके जी। उसके बाद है जनाब टोटल लेंथ। क्या लेंथ? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बड़ा ही आसान सवाल है और जवाब भी आसान, कि आपके हेडर का लेंथ, हेडर लेंथ प्लस डेटा का जो लेंथ है, दैट इज हियर। अब हसन कह रहा है कि जनाब ये 16 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? इसका मतलब है कि इन दोनों का सम 2 पावर 16, इसका मतलब है 65,535 बाइट्स तक, और इसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज, यानी इससे बड़ा मुमकिन ही नहीं। अल्दो ये बहुत बड़ा है, जो टेक्नोलॉजीज नीचे होती हैं वो अपना एमटीयू देती है, हमने एमटीयू पढ़ा था नीचे लेयर 2 पे। तो आपका जो, क्योंकि ये तो अप टू 65,000 है ना, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसको बता दिया जाता है कि 1500 बाइट से ज्यादा नहीं जाना, तो 65,000 में 1500 तो जा सकते हैं ना। यानी 500 की ट्रेन है, उसमें 200 बंदे तो सफर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, मजेदार सी। जब आप ऊपर से मुझे डेटा नहीं देंगे तो मैं कैसे, क्यों मैं हेडर भेजूंगा? जब तक कि मुझे ऊपर से डेटा मिलता है, तो देन आई ऐड ए हेडर टू इट, अपेंड हेडर टू इट। तो खाली हेडर भेजने की कोई तुक नहीं है। यानी कि जब वजीर आला साहब जाएंगे तो साथ उसके आगे पीछे सिक्योरिटी जाएगी। अब सिक्योरिटी ऐसे ही रोडों पे भागना शुरू कर दे कि जी हम प्राइम मिनिस्टर साहब की हिफाजत कर रहे हैं रोडों पे, वो तो बात नहीं बनती। आगे चलते हैं जी। अब होता यह है कि हर एक, मिसाल के तौर पे ये आपका एक ईथरनेट लिंक है, और ये आपका एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, P2P, और ये दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, मैंने कुछ देर पहले कहा कि हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक MTU होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। जैसे मिसाल के तौर पे ईथरनेट का मैक्सिमम साइज जो है वो 1518 बाइट से ज्यादा नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। इसका मतलब है कि यहां कोई ईथरनेट सोर्स है मेरे साथ, यहां कोई ईथरनेट सोर्स लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, तो ये अप टू 1518 बाइट्स भेज सकता है। क्लियर? अब पॉइंट टू पॉइंट का MTU छोटा है। हर टेक्नोलॉजी है ना, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो यहां पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है, इसका MTU साइज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 500 समथिंग बाइट्स है, शायद 512 बाइट्स है। कितने बाइट? 512, 512। अब सवाल यह है कि क्या, शफीक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मेरे पीछे से 1518 बाइट्स आ रहे हैं, इज्यूम, चले हम 18 को छोड़ देते हैं, अप टू है ना, 1500 कह लेते हैं, कि 1500 बाइट पीछे से आ रही हैं, ये 1500 बाइट्स आ रही हैं इस इंटरफेस पे। तो क्या इस इंटरफेस पे तो 500 से ज्यादा की इजाजत ही नहीं है। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट जो है 500 है, चलो हम 512 नहीं कहते समझने के लिए। कितना है? 512। तो क्या मैं 1500 बाइट्स को 500 बाइट वाले फ्रेम में डाल के भेज सकता हूं? यस नहीं। ये तो वही बात है कि अगर मिसाल के तौर पे एक ट्रेन में लोग आए और उनकी तादाद 1000 है, और आगे हम उनके लिए चिंची लेकर खड़े हो जाएं
कि सारे चींची पे बैठ जाओ, हम तुम्हें पिशावर पहुंचाते हैं? पॉसिबल? नो। तो दैट फ्रेम need to be divided into smaller pieces, further smaller pieces. मैंने यहां 3 लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही किसी इल्हामी किताब का लफ्ज है, डिपेंड्स। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मतलब है कि राउटर, यहां पे राउटर्स आप फ्रेगमेंट कर सकते हैं। और ये सेकंड लेयर जो है, सेकंड वर्ड, लेयर नहीं, सेकंड वर्ड, दैट इज अबाउट, इज यूज फॉर फ्रेगमेंटेशन। समझ आ गई? क्लियर? अब कैसे? ये तो समझ आ गई, लेकिन असल सवाल तो अपनी जगह पे पड़ा है, कैसे? द आंसर इज कि अब्दुर्रहमान, अगर मिसाल के तौर पे जो फ्रेम, जो सेगमेंट मैंने तोड़ा, कितने मर्जी हिस्सों में तोड़ा, लाजमी तौर पे उसका एक आइडेंटिटी नंबर होगा, जिसको आप सीक्वेंस नंबर कहते हो। मिसाल के तो नहीं, पोर्ट नंबर नहीं, पोर्ट नंबर इज डिफरेंट थिंग। एक आइडेंटिफिकेशन, उसको कहते हैं 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितना? 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन। हर एक सेगमेंट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मिसाल के तौर पे ये वो सेगमेंट था जिसका सेगमेंटेशन नंबर मिसाल के तौर पे 101 था, और मैंने इसको फॉर एग्जांपल कुछ हिस्सों में, यानी फ्रेगमेंट्स में, मुझे मस्कीन को तोड़ना पड़ा, तो मैंने इसको 5 हिस्सों में तोड़ दिया। तो मैं हर एक पीस का आइडेंटिफिकेशन 101 ही रखूंगा, 101, ताकि, क्योंकि इसको तोड़ा तो है, जोड़ना भी पड़ेगा। तोड़ा तो है, इसको रीअसेंबल भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे क्या पता कि किसके पैकेट को मैं इकट्ठा करूं, तो उनका मैं जाके देखूंगा। जी, तो मैं उसका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जाके देखूंगा कि पहले का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है, 101 है, दूसरा आया इसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 101 है, तीसरा आया इसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 101 है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एक ही सेगमेंट के टुकड़े, फ्रेगमेंट्स। आगे क्लियर? तो अगर इसका मतलब है कि अगर इन्हें 5 हिस्से किए, तो 5 टुकड़े, हर एक का फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर 101 होगा इस एग्जांपल में। क्लियर? फिर क्या है जी? फिर इसके बाद फ्लैग है, जो कि 3 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? जिसका पहला बिट यूज में नहीं है, वो 0 है। ठीक है? पहला बिट इस्तेमाल में अभी तक नहीं है। दूसरा बिट को कहते हैं डोंट फ्रेगमेंट। डोंट फ्रेगमेंट, इसका मतलब है कि अगर आप ये इस बिट को 1 कर दें, इसका मतलब है कि आप राउटर को कह रहे हैं मेरा फ्रेम नहीं तोड़ना, मेरा सेगमेंट नहीं तोड़ना। भेज सकते हो तो भेज दो पूरे के पूरे को, नहीं भेज सकते हो तो गिरा दो, लेकिन तोड़ने की इजाजत नहीं। और अगर आप ये 0 हो, इसका मतलब है कि डोंट फ्रेगमेंट फ्रेम जो है, बिट जो है, इसको फ्लैग कहते हैं। फ्लैग जो है वो अनसेट है, सेट नहीं है। इसका मतलब है कि आप राउटर को कह रहे हैं कि अगर नहीं भेज सकते हो, तोड़ के भेजना मुमकिन है, तोड़ के भेज। क्लियर हो गया? तो डोंट फ्रेगमेंट में समझ आ गया। अगला फ्रेम, अगला बिट, फिर मोर फ्रेगमेंट्स। मोर फ्रेगमेंट्स,
तो अगर मोर फ्रेगमेंट्स में 1 है, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर मैंने ये भेजा, पहला वाला भेजा, इसके बाद और हैं, अभी इसको जोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके बाद एक से पीछे, इसलिए मैं इसको इसमें इस तीसरे बिट को 1 कर दूंगा इस पहले पहले फ्रेगमेंट में, ताकि डेस्टिनेशन को पता चले कि पीछे और भी आ रहे हैं, वेट करो। ठीक है सलमान। इसी तरह दूसरा भेजा, इसी तरह दूसरा मैंने फ्रेगमेंट भेजा, इसके बाद भी और हैं, तो मैं मोर फ्रेगमेंट को फिर 1 कर दूंगा। ये आखिरी फ्रेगमेंट है, इसमें मैं इसको 0 कर दूंगा ताकि पता चले कि इसके बाद और नहीं है। डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। हम तो क्वेश्चन ये किया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन अपने नेटवर्क को कहती है कि भाई आपने मेरे इसको नहीं तोड़ना, तोड़ने की इजाजत नहीं है, तो क्या इससे कोई डेटा की इंटीग्रिटी पे असर पड़ता है? तो मेरा जवाब है हरगिज नहीं। बस आपकी एप्लीकेशन ये चाहती है कि उसका डेटा इसी तरह बगैर तोड़े हुए वहां पहुंचे, और अगर पहुंचता है तो गुड, नहीं पहुंचता तो डोंट केयर। मर्जी है, एप्लीकेशन की मर्जी है। समझ आ गया? तो यूं आपने ये फ्लैग का काम भी अंजाम दे दिया। 3 बिट से, पहला यूज में नहीं है, दूसरा डोंट फ्रैगमेंट, तीसरा मोर फ्रैगमेंट्स। गुड। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आइटम है जिसको कहते हैं फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट ऑफसेट। ठीक है फैजान, क्या है फ्रैगमेंट ऑफसेट? तीसरा तीसरा जो फ्लैग है वो समझ नहीं आया, ये कह रहे हैं ना? ओके, आसान है जनाब। ये है मोर फ्रैगमेंट्स, और आपको बताया कि या तो ये 1 होगा या ये 0 होगा। एक बिट की यही दो दो पॉसिबिलिटीज है ना। अगर ये 1 है तो मिसाल के तौर पे ये मैं पहला वाला फ्रैगमेंट का पहला पीस भेज रहा हूं, तो इसके बाद और हैं। हाँ, मैंने तोड़े हैं, मैंने 5 जिसे किए, अभी मैंने पहला भेजा है, पीछे 4 और हैं। तो मैं यहां पे 1 कर दूंगा ताकि रिसीवर जब रिसीव करे तो ये ना करे कि वो जोड़ के और एप्लीकेशन को ऊपर दे दे, वो वेट करे कि जी इसके बाद और आने हैं, वेट करो। तो उसने वेट का इशारा दिया, फिर आपने दूसरा फ्रेगमेंट भेजा, फिर आपने दूसरा भेजा, इसमें भी आपने मोर फ्रेगमेंट को 1 रखा क्योंकि पीछे और 3 बाकी हैं। जो ही आपने आखिरी भेजा तो उसमें आपने 0 भेज दिया। इसका मतलब है कि आपने अपने डेस्टिनेशन को बता दिया कि जितने मैंने इसके टुकड़े किए थे वो सारे मैं तुम्हें भेज चुका हूं, अब इनको इकट्ठा करके ऊपर भेज दो। तो बात समझ आती है ना? क्लियर? क्लियर? द नेक्स्ट, उससे भी ज्यादा मजेदार, फ्रैगमेंट ऑफसेट। और उससे भी मजेदार कि टोटल लेंथ 16 बिट्स का है, फ्रैगमेंट ऑफसेट 13 बिट का है ना? लिखा हुआ है ऊपर, ये 16 बिट है, और इस 16 में 3 तो ये खा गया मजबूरन, तो यहां 13 रह गए। गुड। जी, पहले इस आसानी से समझाता हूं, फिर रियलिटी समझाता हूं। तो जनाब, इसमें यह होता है कि मिसाल के तौर पे भी मैंने कहा था कि मैंने इसके टुकड़े कर दिए। मिसाल के तौर पे पहले फ्रेगमेंट में 64 बिट्स हैं, बाइट्स हैं। दूसरे के, चलें जी, 128 बाइट्स हैं। तीसरे में मिसाल के तौर पे 256 बाइट्स हैं, कुछ भी है। तो अब आप अगेन इतने अच्छे हैं कि मुझे आपकी भरपूर तारीफ करनी पड़ती है कि ये नहीं मुझे कहते हो, क्योंकि ये फ्रेगमेंट जब आप भेज रहे हो, 5 फ्रेगमेंट जैसे अभी आपने कहा, तो ये तो मुख्तलिफ रास्तों से जाते हैं, कोई एक रास्ता तो नहीं है। इंटरनेट में तो मुख्तलिफ रास्ते होते हैं।
हो सकता है कि जो आपने सबसे पहले भेजा वो सबसे आखिर में पहुंचे, और जो सबसे आखिर वाला है वो सबसे पहले पहुंच जाए। हो सकता है ना? बिल्कुल। तो जोड़ने वाला इनको जोड़ तो लेगा, लेकिन आखिरी वाले को वो सबसे पहले लगा देगा, यानी इसको सबसे पहले लगा देगा, उसके बाद शायद इसको लगा दे, फिर उसके बाद शायद इसको लगा दे। तो ये क्या बन गया? अल्टर हो गया। अल्टर से क्या हुआ बताइए? अच्छा हो गया? तबाह हो गया, गार्बेज हो गया, काम का ही नहीं रहा। इसलिए आपको चाहिए फ्रेगमेंट ऑफसेट। क्या आप उसको बताएंगे कि जी ये पहला वाला जो आ रहा है इसमें 0 डाल देंगे? क्या डाल देंगे? इसका मतलब है कि ये पहली बाइट, पहला फ्रेगमेंट है। दूसरे में आप इसके कितने बाइट्स हैं? 64। इस अगले वाले को आप 8 नंबर दे देंगे। बताता हूं, अभी हम 8 ना कहो, अभी ना कहो, खैर ना कहो, ना कहो जी, 64 कह दो। आसान, हम मुश्किल नहीं बनाते। ये था ना? यहां पे अगले में ऑफसेट डाल दो 64। इसका मतलब है कि जब पहला 0 रिसीव होगा तो लेंथ तो उसके अंदर लिखा हुआ है, टोटल लेंथ लिखा हुआ है, तो पता पता चलेगा 64 के बाद क्या एक्सपेक्टेड है? 65। तो आपने यहां पे 0 से है ना, तो 0 से 63, तो अगला बाइट कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हो? 64। अब अगर यहां पे 128 आ गया मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर में नहीं है। अब इसके बाद आपने 128 और भेज दिए, तो 64 प्लस 128 192। तो आप तीसरे वाले में ऑफसेट डाल दो 192। फिर आपने 256 भेजे, तो अब सबको अगर 64 प्लस 128 प्लस 256, 256, तो कितना हो गया? 10 8। 8 के बाद 7 और 7 14, 1, और ये 256 है, 234। तो अगले पे आप 448 दे दो। अब अगर ये ऑर्डर से निकल भी जाए, तो बाइट, पहला बाइट आया मेरे पास 0। अगर पहला बाइट मिसाल के तौर में मेरे पास 64 आ रहा है, मैं समझ गया ये पहला नहीं है, पहले तो 0 से स्टार्ट होगा। तो जब 0 वाला आएगा तो मैं उसको पहली जगह पे डाल दूंगा। अब मुझे उसका लेंथ पता है 64 है, तो 64 है, तो शुरू हो गया। तो जनाब अगेन मरियम वापस आ जाओ। तो हमने कहा कि अगर मुझे पहला फ्रेगमेंट मिला तो 0 है। अब मुझे पता है कि इसमें 64 बाइट है, तो 0 से 63 हो गया। अगला कौन सा एक्सपेक्ट करता हूँ? 64। तो उसका देखें, उसका आईडी जो है फ्रेगमेंट ऑफ स्टेट 64 है। इसका मतलब ये दूसरा है। अगर मुझे गलती से 192 मिल जाता है, तो मुझे पता होगा कि मुझे तो 64 बाइट मिले हुए हैं, अगला 64 है। ये कोई अगला है, उससे भी अगला है, इसको अभी मत लो, ये गलत जगह पे है। जो ही आएगा 64 वाला मैं उसको उस जगह पे डाल दूंगा। फिर उसके बाद जो 192 वाला पड़ा है उसको रख दूंगा कि हाँ अब मेरे 128 और आ गए हैं, अब मैं 192 पे जा सकता। तो यूं को जोड़ना आसान हो जाएगा और ठीक होगा, फिर गार्बेज नहीं बनेगा। अब क्लियर हो गया? चलें, आसान है तो अच्छी बात है। तो जनाबे वाला, उसके बाद हम बात करते हैं जी, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टू लिव, TTL, टाइम टू लिव। ऐसे अगर मैं अब्दुलरहमान से पूछ लूं कि अब्दुलरहमान, हर चीज का एक यूनिट होता है, बात चीज होती है डायमेंशनलेस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ मिसाल में टाइम है, तो भैया हम कह सकते हैं सेकंड्स में है, मिनट्स में है, आवर्स में है। अगर हम कोई चीज लेते हैं मीट, तो किलोज में है। अगर हम लेते हैं मिल्क, तो लीटर्स में है। हर चीज का कोई यूनिट होता है मोस्टली। अगर मैं पूछूं अब्दुलरहमान से कि टाइम टू लिव का क्या यूनिट एक्सपेक्ट करते हो? आपकी मर्जी। टाइम टू, नाम इसका है टाइम टू लिव, तो आप यूनिट क्या समझते हैं?
केजी होगा, लीटर्स होगा, सेंटीमीटर होगा, तोले होगा, सेकंड में होगा। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये सेकंड्स में होगा। क्यों हसनैन? कितना कम? मिली सेकंड। तो हमें हसनैन ने कहा कि नहीं जी, सेकंड वाली बातें नजर नहीं आती, मिली सेकंड। क्या बाबर जलाल हमारे साथ है? क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाबर जलाल? आज तो कायनात रूठी। ये सेकंड में होगा, सेकंड में। तो अब बाबर जलाल साहब भी कहते हैं सेकंड में होगा। व्हाट अबाउट कायनात? कायनात मौजूद है लेकिन अब्बास नहीं है। किधर है अब्बास? फिर घर पे गया बच्चा हुआ? कल आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कायनात क्या यूनिट होगा? सर मिली सेकंड। मिली सेकंड। तो कायनात का भी ख्याल है कि मिली सेकंड। अब आते हैं जी असल की तरफ। ये नाम गलत है। टाइम से लगता है आप लोग धोखा खा जाते हैं कि जी ये कोई मिनट्स हैं, कोई मिनट कहता है, कोई सेकंड कहता है, कोई मिली सेकंड कहता है, कोई माइक्रो सेकंड कहता है। हर कोई अपनी अपनी वो बताता है। लेकिन लेकिन हमें फैजान कहता है कि ये टाइम टू लिव का मतलब है कि ये कितने हॉप्स तक ये पैकेट जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं, जब पैकेट भेज रहा हूं और लिख दूं टाइम टू लिव में वैल्यू फॉर एग्जांपल 3, और कहां तक हो सकती है क्योंकि 8 बिट है, तो 0 to 255, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे अप टू 255 हो सकती है। ऐसे ही है ना? अप टू कह रहा हूं ना, मैं एग्जांपल में 3 ले लेता हूं। अगर ये 3 इस राउटर में पहुंचा तो राउटर देखेगा कि 3 है, वो इसको एक डिक्रीमेंट कर देगा। क्या कर देगा? एक डिक्रीमेंट कर दे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। तो यानी यहां पे 2 जाएगा टीटीएल वैल्यू। यहां पे पहुंचा, ये भी इसको एक डिक्रीमेंट करके आगे भेज देगा। तो डिक्रीमेंट करे तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहां पे जब पहुंचेगा तो ये उसको 1 से 0 कर देगा। जो ही 0 करेगा ये उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। यहां तो इसने आगे जाने दिया, आगे जाने दिया, लेकिन यहां इसको आगे नहीं जाने दिया। तो आप कहेंगे फायदा क्या है इसको गिराने का? फिर आपका सवाल है। वजह यह है कि हो सकता है, यहां तो मैंने एग्जांपल 3 ली, मिसाल के तौर पे आपने 200 लिख दिया है, तो ये 200 हाथ आए। अगर यहां ये हो ही ना, मिसाल के तौर पे एक पैकेट नेटवर्क पे चला गया, उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, वो तो सारी जिंदगी अगले 50 साल जो है वो नेटवर्क पे घूमता रहेगा और नेटवर्क की बैंडविड्थ को जाया करता रहेगा। और अगर हर रोज एक एक पैकेट भी पूरी दुनिया ऐसा पैकेट बना दे तो साल में 300 पैकेट 365, 1 इज नॉट अ बिग डील। तो 365 पैकेट हर साल में, और वो ना खत्म होने वाले। अगले साल और 365 हो जाएंगे। तो यूं वो पैकेट से इतने हो जाएंगे कि शायद फिर हमारे पैकेट्स के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए हम टीटीएल बताते हैं कि जनाब इतने तक अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना मिले तो छोड़ दो। क्लियर हो गया? यही चीज यहां पे भी आपको नजर आएगी। अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे कहा, कहीं भी नहीं, यहां पे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल ट्रेस RT www.netacad.com फॉर एग्जांपल एन इंटर। क्या कहता है? मैक्सिमम कैसे कि मैं कवर करूंगी 30 ऑफ से। अगर ये 31 हो गया तो ये पैकेट गिरा दिया जाएगा। 30 हॉप्स के अंदर अंदर अपनी डेस्टिनेशन तक इसको पहुंच जाना चाहिए। ये स्पेसिफिक इस प्रोटोकॉल के लिए, ट्रेस रूट की यूटिलिटी के लिए, कि ये पहली हो गई, उसके बाद ये दूसरे पे पहुंचेगा,
देखिए साथ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है 1 2, ये 2 के बाद 3 पे चला गया, अप टू 30 जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ हॉप्स यहाँ पे 30 डिफाइंड है। अगर 30 तक ये पहुंच गया तो वेल एंड गुड, जवाब आ जाएगा। और अगर 30 तक पहुंच के भी नहीं पहुंचता अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे, तो इस पैकेट को फॉर एवर नेटवर्क में रखना पसंद नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैक्सिमम है ना वो। आप अगर 255 तक जाते हैं दैट्स गुड, यू आर अलाउड। लेकिन मोस्टली जो नेटवर्क का पेरीमीटर है या डायमीटर है, 30 के अंदर अंदर हम अपने, जैसे अभी हमने नेटअकैड पे गए ना अमेरिका में, तो हम एशिया में बैठे हुए अमेरिका को कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हम लेस देन 20 में हम अपने उस तक पहुंच जाएंगे। दैट्स गुड है वो। आपने अपने आप अपने क्वेश्चन इनका ये है कि 5 बिट, भाई अगर मिसाल के तौर पे कल अगर नेटवर्क का पेरीमीटर बढ़ जाता है तो फिर 5 से 6 करना मुमकिन। जैसे आपका घर है, उसमें लेट करो 4 कमरे हैं, आपने ये सोच के बनाए कि जी हम 4 भाई हैं, हर एक का अपना अपना कमरा है। कल आपको कहा जाए कि जी कोई आपका कजन भी आ गया, कमरा और बना लेते हैं, तो 5वां कमरा फिर उस जगह पे बन। तो इसलिए हमने कहा कि मैक्सिमम 255 है, लेकिन 255 इज फ्यूचरिस्टिक कह लो। इस वक्त हम जैसे ट्रेस आरटी करके हम जब भी देखते हैं, हम 30 के अंदर अंदर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया जी? तो डिटेल समझ आ गया कि ये ना मिनट्स में है ना सेकंड्स में है, ये नंबर ऑफ हॉप्स में है, ये एक नंबर है, ये कोई यूनिट नहीं रखता। क्लियर हो गया? ओके। ओके, उसके बाद है जी प्रोटोकॉल। दैट इज अगेन ए गुड क्वेश्चन। अगर मैं टीटीएल की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या होगा? टीटीएल की वैल्यू 1 से ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी यूटी की एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां से एक पैकेट, ये मेरा मुख्तलिफ कंप्यूटर्स यहां पड़े हैं जिनकी तादाद 10,000 से जायद है, तो मैं यहां पे टीटीएल 1 कर दूं, जो ही मैं अपने एज रूटर पे पहुंचूंगा वो उसकी वैल्यू को 0 कर देगा। 0 करेगा तो वहीं पर उसको ड्रॉप, इसका मतलब ये पैकेट कभी भी मेरे लैन के अंदर से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रैफिक है जो नेटवर्क से बाहर कभी भी ना जाए, टीटीएल वैल्यू 1 कर दो। अच्छा क्वेश्चन। कोई आपके डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करता है, अपने पास लाने की कोशिश करता है, आप ये कर देंगे, ले जाते हो तो ले जाओ, लेकिन हेडर तो मैं लगाऊंगा ना, टीटीएल इस पे 1 लगाऊंगा। एक राउटर पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, गिर जाएगा, राउटर से गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि राउटर ने पहले इसकी टीटीएल वैल्यू 1 थी, 1 को 0 किया, 0 हो गया, गिरा दो। तो ये ट्रैफिक आपके नेटवर्क से कभी बाहर जा ही नहीं सकता। क्लियर? आगे चलते हैं जी। उसके बाद है 8 बिट में प्रोटोकॉल। 8 बिट में प्रोटोकॉल क्या मतलब है इसका? प्रोटोकॉल का ये मतलब है कि आपको पता है कि ये हम किस लेयर पे, लेयर 3, नेटवर्क लेयर पे ला रहा है। नेटवर्क के ऊपर कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। वहां पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कल और भी हो सकते हैं, आज 2 हैं, टीसीपी और यूडीपी। तो अगर एक पैकेट नेटवर्क लेयर पे पहुंचा तो ऊपर उसके 2 प्रोटोकॉल हैं, एक टीसीपी है और एक यूडीपी है। किसको दूं? वो यहां डिफाइन किया जाएगा। या आईसीएमपी है, तीसरा भी ले लो, आईसीएमपी है, तीनों में से किसको दूं? तो वो नाम उसका यहां पे मेंशन होगा, नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर के तौर पे। हेक्साडेसिमल, जैसे मिसाल के तौर पे 0x0800, x0806, तो हर प्रोटोकॉल का अपना एक नंबर है। तो वो नंबर लगा के जब दिया जाएगा, वो ये पढ़ेगा डिवाइस, तो उसको पता होगा कि टीसीपी को देना है, वो टीसीपी को देगा, वो यूडीपी को देगा, वो आईसीएमपी को देगा।
क्लियर हो गया? उसके बाद और भी आसान, चेकसम। लेकिन चेकसम भी किसका? सिर्फ हेडर का, डेटा का नहीं। एरर डिटेक्शन, क्योंकि हेडर जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे इसमें अगर लेंथ गलत हो जाता है, वर्जन गलत हो जाता है, मिसाल के तौर पे 4 की बजाय एरर आ जाए और 5 हो जाए, तो 5 तो है ही नहीं। इसी तरह अगर सोर्स एड्रेस गलत हो जाए या डेस्टिनेशन एड्रेस गलत हो जाए, तो ये पैकेट तो पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम इस हेडर को हर हॉप के ऊपर चेक करते रहें कि हमारा हेडर कहीं करप्ट तो नहीं हो गया। ये गुस्ताखी हेडर चेकसम करता है। वो मालूम करता है कि ये 20 बाइट जो आपके हैं मिसाल के तौर पे, इनमें कोई एरर तो नहीं आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद बहुत ही आसान, बस मुश्किल गुजर गई। उसके बाद भेजने वाले के 32 बिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं भेज रहा हूं, तो मैं यहां पे आईपी कॉन्फ़िग करूं, तो मेरा आईपी ये है 192.168.0.101। तो यहां पे मेरा आईपी लिख दिया जाएगा, मैं अपना आईपी यहां डाल दूंगा इन अदर वर्ड्स। और फिर डेस्टिनेशन, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं बड़ी देर से जूम के साथ, तो www.zoom.us। तो देखें जी, जूम का आईपी ये है, तो ये यहां से कॉपी करके यहां पे डाल दिया जाएगा। तो यूं ये पूरा आपने हेड, इसका सेंटेक्स भी समझ लिया। सेंटेक्स मीन ऑर्डर, कि पहले सबसे पहले क्या होगा? वर्जन, फिर क्या होगा? हेडर लेंथ, फिर क्या होगा? डीएस, डिफरेंशिएटेड सर्विस, फिर क्या होगा? टोटल लेंथ, फिर क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या होगा? फ्लैग, फिर क्या होगा? ऑफसेट। तो ऑर्डर आपको पता चल रहा है, यानी ऑर्डर पता लगने से मरियम को क्या पता चला? सेंटेक्स। क्या पता चला? सेंटेक्स। और फिर हसन को हर बिट का मैंने बताया कि पहली 4 बिट होंगी तो उनका क्या मतलब है, 5 से 8 होंगी तो क्या मतलब है, 8 से 16 होगी तो क्या मतलब है, 16 से 32 होगा तो क्या मतलब है, यानी सेमेंटिक बता दूं। क्लियर? तो जनाब, इतनी कहानी सुनाने के बाद आप देखेंगे कि अगली स्लाइड ने इसमें इसने पहले तो ये बता दूं, जस्ट रीड कर दूं कि जी IPv4 नेटवर्क हेडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज इन बाइनरी, हमें पता है 1 and 0s हैं। फिर कहता है कंटेन सेवरल फील्ड्स, हमें ये भी नजर आ रहा है कि सेवरल फील्ड्स हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। फिर कहता है डायग्राम इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब राइट खत्म हो जाता है तो फिर बॉटम पे आ जाते हैं और फिर आगे जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि डायग्राम इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 4 बाइट्स पर लाइन, जिसको हम वर्ड कहते हैं। फिर कहते हैं द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड आर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। बिल्कुल, ऑल आर इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कहता। अगर वर्जन भी गलत हो गया तो चीज गई, लेंथ गलत हो गया चीज गई, ऑफसेट गलत हो गया चीज गई, आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया कुछ और ही बन गया। तो ये कहना कि जी बाकी बेकारे हैं, नहीं, ऑल हेडर में हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसलिए हमने कहा कि सोर्स और डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से जो असल डेस्टिनेशन है वो पहचानी जाएगी, और जब जवाब आएगा तो वहां पे सोर्स एड्रेस इस्तेमाल होगा, इंपॉर्टेंट है जी। ओह यस 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 यस, आपको यहां दिखाया उसमें जाता है, लेकिन होता तो हर चीज आपको पता है कि एवरी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। तो इसका मतलब यहां पे 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में बता दें या उसमें बता दें, बाइनरी में। क्लियर हो गया जी? तो और प्रोटोकॉल्स में हैव 1 or more। अब अगर मिसाल तौर पे ये प्रोटोकॉल है तो इसके एक या एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक फंक्शन तो इसका ऑब्वियस है कि इससे एक काम तो इसका ऑब्वियस है कि इसको देख के डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाता है।
अगर डेस्टिनेशन एड्रेस ना होता, डेस्टिनेशन आईपी यहाँ ना लिखा होता, तो क्या हम जूम पे पहुंच सकते थे? नहीं। दूसरा फंक्शन, अगर हमें जवाब मिलना है तो सोर्स एड्रेस ना देते, इसमें आना होता, तो इसका मतलब ये सोर्स को भी पहचानवाता है और डेस्टिनेशन को भी बताता है। फिर अगर बड़ा फ्रेम हो जाए तो छोटे हिस्से कौन करता है? यही यही करता है। उनको फिर जोड़ता कौन है? यही जोड़ने में मदद देता है। तो ये कहना कि कोई आईपी प्रोटोकॉल सिर्फ एक काम करता है, या कोई भी प्रोटोकॉल सिर्फ एक काम करता है, लाजमी नहीं। वो एक काम भी कर सकता है और वो मल्टीपल काम भी सर अंजाम दे सकता है। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं कि शहजाद, तोड़ तो दिया हमने अपने सेगमेंट को, मिसाल के तौर पे यही नेटवर्क है, एक राउटर है, दूसरा राउटर है, तीसरा राउटर है, चौथा राउटर है, फिर उसके आगे ये स्विच है और स्विच के साथ मेरा एंड डिवाइस डेस्टिनेशन लगी हुई है। यहां पे मिसाल के तौर पे इस जगह पे मेरा ये छोटा लिंक आ गया, यहां पे मेरा पैकेट को फ्रेगमेंट कर दिया गया। ठीक है, जोड़ेगा कौन? बोलो, डरती क्यों? कौन सा? थर्ड वाला है। ये अच्छी बात है कि ये नहीं कहा कि दो वाला, क्योंकि दो वाला तो तोड़ रहा है, वो तो नहीं जोड़ सकता, तो एक्सेप्टेबल आइटम है। तो मरियम का ख्याल है कि टू, शहजाद का क्या ख्याल है? सॉरी, मरियम का ख्याल है थ्री। फर्स्ट वाला जोड़ेगा। तो एक जवाब हमें मिल गया कि फर्स्ट वाला जोड़ेगा। हसनैन क्या कहता है? फोर। ठीक, ये भी एक आंसर है, फोर नंबर राउटर डेस्टिनेशन जोड़ेगा, ये भी अच्छा जवाब है। डेस्टिनेशन पेज। ठीक है, आप भी ठीक हैं सदीक। सलमान क्या कहता है? फोर वाला राउटर करेगा। तो आंसर ये है कि यहाँ पे दो जवाब भी आ गए। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं वो तकड़े हैं, अभी जवाब उन्होंने भेज दिया। कहते हैं अनटिल यूनियन, अच्छा वो उन्होंने हॉप्स का बताया। यहाँ पे मुजम्मल साहब ने कहा डेस्टिनेशन करेगी, कोई भी राउटर उसको जोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम मुजम्मल से पूछ लें क्यों डेस्टिनेशन, क्यों नहीं, क्योंकि हम मरियम के साथ यकजहती करना चाहते हैं, क्यों नहीं, चार के साथ तो हम यकजहती नहीं कर सकते, जब तीन है तो चार क्यों करें, तो चार के साथ तो हम यकजहती नहीं कर सकते, लेकिन मरियम के साथ की जा सकती है यकजहती। क्यों नहीं तीन, जब दो ने तोड़ा है तो तीन जोड़ दे। दैट इज द आंसर, बिकॉज ऑफ द क्योंकि आगे नंबर राउट जो हैं, टू के आगे मल्टीपल राउट्स पॉसिबल है ना। हो सकता है कि पहला फ्रेगमेंट ये इस रास्ते से भेज दे, दूसरा फ्रेगमेंट ये इस रास्ते से भेज दे, तीसरा इस रास्ते से भेज दे। तो पहला तो अब ये यहां पे यू आए मिसाल के तौर पे यू, तो इस तीन के पास तो कभी भी तीनों फ्रेगमेंट आएंगे ही नहीं। एक नंबर वन फ्रेगमेंट इसने इस रास्ते से भेजा, दूसरा तीन को दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, तो तीनों फ्रेगमेंट किसी एक के पास भी नहीं आ रहे। इसलिए हमेशा के लिए अगर तीसरे के जिम्मे डाला गया, तीसरा हमेशा के लिए वेट में पड़ा रहेगा, सारे फ्रेगमेंट दो के मैं जोड़ू, जो उसको कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए सारे के सारे फ्रेगमेंट सिर्फ डेस्टिनेशन को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे चार के पास आए, चार से स्विच पे आए, स्विच के पास से बाद वन टू तीनों फ्रेगमेंट यहां पहुंचे, इसलिए इसको जोड़ेगा डेस्टिनेशन। क्लियर हो गया? गुड। ये जब हम यूट्यूब को कुछ भेजते हैं तो शुरुआत में अपना एक लगाते हैं डेस्टिनेशन में और यूट्यूब का ID। तो जब हम इसे भेजते हैं तो दरमियान में डिफरेंट राउटर से हो गए गुजरता है। तो आपने कहा कि वो जिस राउटर में पहुंचते हैं उससे अगले का वो IP रहता है, वो IP कहाँ जोड़ सकते हैं? ओके, सवाल ये किया गया कि
जब भी मिसाल के तौर पे ये हमारा यूटी है, यहां से मोहसिन ने का पसंदीदा साइट यूट्यूब है, तो वो यूट्यूब पे चला जाना चाह रहा है। अब यहां से हुआ ये कि मोहसिन ने अपने एज रूटर को दिया, उसने अपने नेक्स्ट, और लेकिन ये याद रहे कि मल्टीपल रास्ते होते हैं, मल्टीपल रास्ते होते हैं, एक नहीं, मोस्टली एक नहीं होता। तो सवाल इन्होंने ये किया कि जनाब, जब मोहसिन ने अपना पैकेट भेजा तो इसने सोर्स में यहां पे अपना आईपी लिख दिया और डेस्टिनेशन में यूट्यूब का आईपी लिख दिया। वेरी नाइस। कहता है कि जो अगला राउटर है इसका आईपी कहां लिखूंगा, इसका आईपी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ इसको ये कहा, राउटर वन ने, कि ये पैकेट लो जिसका सोर्स मोहसिन है और डेस्टिनेशन यूट्यूब है, और तुम यूट्यूब को, क्योंकि तुमने कहा है कि मैं जानता हूं, यूट्यूब तक पहुंचाओ। समझ आ गई? तो इसको सिर्फ इसकी इंटरफेस का आईपी पता है, इस इंटरफेस पे इसने भेज दिया, लेकिन इसको ये बताना की जरूरत नहीं है। जब इसके पास पैकेट आएगा तो लाइन तो भी ये देखेगा, सोर्स कौन है, मोहसिन, डेस्टिनेशन कौन है, यूट्यूब, मैं क्या हूं, मैं तो यूट्यूब नहीं हूं, इसका मतलब मैं राउटर का काम करूं, ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। मैं अपने राउटिंग टेबल पे जाऊं, वहां से देखूं कि यूट्यूब आगे कौन से पाथ के लिए करीब है, तो उनमें से जो पाथ पे भी करीब होगा, चाहे वन पाथ है, टू पाथ है, थ्री पाथ है, उस पे मैं अगले राउटर की तरफ गिरा दूं। तो इसका आईपी बताने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? तो जनाबे वाला, आप पिछली क्लास में थे, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि राउटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर्स के साथ शेयर करते हैं। तो बताते हैं कि जी मैं ये राउटर हूं और मेरे पास ये मेरा राउटिंग टेबल है, ये ले लो। अब उस राउटिंग टेबल के अंदर मिसाल के तौर पे यूट्यूब का एड्रेस भी होगा, व्हाट्सएप का भी होगा, फेसबुक का भी होगा, इंस्टा का भी होगा, ट्विटर का भी होगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन पिछले राउटर के पास आ गई, वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर इसको डालता है और फिर ये इंफॉर्मेशन औरों के साथ शेयर करता है, ताकि पता चले कि इन पांच के साथ अगर किसी को पहुंचना है तो आई कैन हेल्प। क्लियर? तो जनाब, मेरे पता नहीं 2 घंटे लग गए, लेकिन इसने सिर्फ एक स्लाइड में सारी बातें पूरी कर दी। कहता है वर्जन किस लिए है भाई, इसलिए है कि आपको पता चल सके कि IPv4 है कि IPv6 है। फिर कहता है डिफरेंशिएटेड सर्विस किस लिए है, वो कहता है मरियम को पता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। फिर कहता है चेकसम किस लिए है, ताकि आप मालूम कर सके कि कहीं आपका हेडर करप्ट तो नहीं हो गया। फिर कहता है TTL किस लिए है, वो कहता है TTL इसलिए नहीं है कि सेकंड और मिली सेकंड है, ये नंबर ऑफ हॉप्स है, हॉप काउंट है। फिर कहता है प्रोटोकॉल किस लिए है, ताकि पता चल सके कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है, ICMP है, TCP है या UDP है। फिर कहता है सोर्स एड्रेस किस लिए है, ताकि आप सोर्स अपने आप को और अपने डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करवा सके। फिर फिर एक वीडियो, जो कि मैं आपको बार बार कहता होता हूं कि सुना करें, इससे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। although किसने फ्रैगमेंट और इन चीजों को नहीं लाया, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। क्लियर? इसके बाद आता है लेडीज एंड जेंटलमैन आपका पसंदीदा IPv6। लेकिन IPv6 के लिए अगर जगह बनानी है तो IPv4 की लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी। देखिए ना, आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोबाइल है, जैसे आप लोग करते हो, तो अगर आपको कोई नई मोबाइल नजर आ जाती है और पैसे लेने होते हैं वालिद साहब से, तो उनको कहना पड़ता है कि आज सर ने क्लास में बताया है कि CCNA जो है इस मोबाइल से नहीं हो सकता, ये जो नया वाला आया ना इससे बड़ा आसानी से पास हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको पहले वाली की लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और उस लिमिटेशन के बेस के ऊपर आप कहेंगे कि हाँ अच्छा अब IPv6 की तरफ जाते हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो मैंने जैसे आपको बताया कि IPv4 में बिकॉज ऑफ 32 बिट्स you can have 2 power 32 addresses which is equal to 3.4.3 billion। सबसे और इसमें से भी मेजर चंक वेस्टेड। तो आपके पास लेस देन 3 बिलियन एड्रेसेस रह जाते हैं, और एड्रेस हमने यूनिक देना है। डिवाइसेस आज ही 22 बिलियन से ज्यादा, अगले 10 साल में expected to be more than 50 billion। we have to go for this। ठीक है ना फैजान। दूसरा क्या, दूसरा ये है कि अभी इसके बारे में बात करता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी फैजा इसने कहा, मोहसिन ने, कि मैं यूट्यूब के पास जाता हूं तो मेरा सोर्स का एड्रेस मरियम क्या लगेगा। अभी आपने देखा ना कि सोर्स का एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है। देखा ना, ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर मैं मरियम से पूछूं कि मरियम मेरा आईपी है, मेरे इंफॉर्मेशन तो ये है, सोर्स का आईपी क्या डालूं, कौन सा। तो हमें मरियम ने बताया कि आप डाल लें 192.168.0.101, और यूट्यूब का आप यहां से फाइंड कर लेते हैं कि जनाब पिंग www.youtube.com। तो ये 142.250.181.46। लेकिन मरियम मेरा ये आईपी प्राइवेट आईपी है, ये ग्लोबली यूनिक नहीं, ये ग्लोबली यूनिक नहीं। सर वो नेट तो खुद चेंज करेगा ना, वो तो नेट को हवाले करेंगे हम। जी, तो मुजम्मिल ने हमें लिख दिया कि नेट विल ट्रांसलेट दी आईपी। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे आके ये लिखूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और इसको देखना चाहूं, ये देखें जी। तो मेरा आईपी, हम सब 10,000 लोगों का आईपी ये है 121.52.147.66। तो सोर्स में ये 192.168 मरियम मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि वो ग्लोबली डाल भी दूं तो वो ग्लोबली यूनिक नहीं है। जवाब किसको आएगा। मे भी दुनिया में 1 लाख मशीनें हैं जिनका यही आईपी है, तो जवाब यूट्यूब जो है वो 1 लाख को भेजेगा नहीं। ये है मेरा आईपी एड्रेस जो कि ग्लोबली यूनिक है। तो होता क्या है, होता ये है, होता ये है कि जब मैं अपना अपना आईपी, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा मेरा ये आईपी है, मुझे तो 192 वाला पता है। तो होता ये है कि जो मेरा एज रूटर होता है मोस्टली, उसके ऊपर मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूं जिसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको कहा गया है कि अंदर से कोई भी पैकेट आए, कोई भी भेजे, चाहे एहसान भेजे, चाहे मोहसिन भेजे, चाहे अब्दुलरहमान भेजे, आपने हर पैकेट जो बाहर अंदर से आएगा, आप उसको उसमें सोर्स का एड्रेस तब्दील करके 121.52, इस एग्जांपल में 147.66 कर दो। डेस्टिनेशन को मत छेड़ो, डेस्टिनेशन ठीक है, यूट्यूब है। अब सोर्स में ये एड्रेस जाएगा और डेस्टिनेशन में यूट्यूब वाला जो भी एड्रेस अभी हमने देखा था वो जाएगा। इस अमल को कहते हैं नेटिंग। कि यूट्यूब को और दरमियान में जितने भी राउटर्स हैं उनको ये लगता है कि ये एक पब्लिक आईपी से आया है और एक पब्लिक आईपी के लिए है, एक ग्लोबली यूनिक आईपी के लिए आया है और एक ग्लोबली यूनिक आईपी के लिए है। अब बात समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई
तो यही वो कहना चाहता है कि IPv4 की एक और कमी ये है, IPv4 की एक और कमजोरी और कमी ये है कि जी लैक ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब मिसाल के तौर पे ये मैं हूं, माई लैपटॉप, ये मेरा वो एज रूटर है, नेट है, और ये मेरा यूट्यूब है। तो यूट्यूब को मैं कभी भी नजर नहीं आऊंगा। इस 10,000 लोगों के गुना ये एक मस्कीन उठाएगा। समझ आ गई? तो क्या मतलब हुआ? लैक ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी, यानी कि मेरे और इसके दरमियान एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं रही, लैक हो गया है। नहीं पता चल रहा कि भेजा किसने, 10,000 में किसने भेजा है, कोई नहीं पता। नेट में तो बहुत सारे बैठ में हाँ, लेकिन ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये पैट की है, लेकिन नेट भी उसी तरह काम करता है, इसलिए अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे ना। सिर्फ ये बताया कि एक लिमिटेशन है IPv4 की कि आप नेटिंग या पैटिंग इस्तेमाल कर रहे होते हो, उस केस में आपके और आपके डेस्टिनेशन के दरमियान जो कनेक्टिविटी है एंड टू एंड वो नहीं नजर आती। तीसरा क्या है? लाजमी तौर पे जब आप नेट करोगे तो हर एक 10,000 लोगों के को आप एक IP में शिफ्ट करोगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना। और जब वापस आएगा तो उसको जो मिसाल के तौर पे जो मोशन का है वो मोशन को मिलेगा, जो फैजान का है वो फैजान को मिलेगा, जो हसन का है वो हसन को मिलेगा, और जो सलमान का है वो सलमान को मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको अपनी आप को बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा नेट को। तो यही वो कह रहा है कि नेट वाज मेंट फॉर टेम्पररी सोल्यूशन। टेम्पररी किसका? क्योंकि 90s में ही हमें पता चल गया था कि IPv4 सून खत्म हो जाएंगे। तो इसको तो इसलिए बनाया गया था कि एक चंद साल में ये अपने आप को संभाला दे नेटवर्क को, और हम बड़ी जल्दी IPv6 पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम नेट से इतना वाकिफ हो गए, इतनी वाकफियत हमारी हो गई कि हमने इसको पिछले तकरीबन 35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही वो कह रहा है कि नेट वाज मेंट एज टेम्पररी सोल्यूशन एंड क्रिएट इश्यूज ऑन द नेटवर्क एज द साइड इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द नेटवर्क हेडर एड्रेसिंग नेट causes latency and troubleshooting issues। तो ये है वो लिमिटेशन जिसकी वजह से आपको IPv4 की बजाय IPv6 पे जाना चाहिए और जाना चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाऊंगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये सुन के आपके भाई इसकी तो लिमिटेशन है, इसने तो 2 महीने में खत्म हो जाना है, नहीं, ऐसी बात नहीं। क्लियर? तो यही आपको यहां पे नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है कि जनाब IPv6 की वजह से आपको 128 बिट मिल गए, और 128 बिट से आपने अभी देखा कि 10⁻38 एड्रेसेस, 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेसेस मिल गए। इतने एड्रेसेस के पूरी जहान को दो, खत्म नहीं हो रहे। फिर अब इसमें आपको नेटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि कई फील्ड्स हटा दी गई हैं IPv4 से। अगली क्लास में आप देखेंगे कि कई फील्ड्स IPv4 से हटा दी गई हैं। उस वजह से मैं कह सकता हूं कि हेडर क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि IPv6 का हेडर जब आप देखेंगे तो फिक्स लेंथ का है, IPv4 का वेरिएबल था, 20 से लेकर 60 बाइट्स तक, 5 वर्ड से लेकर 15 वर्ड तक, यही पढ़ा था ना। ये फिक्स 40 बाइट्स का है। आप कहेंगे तो बढ़ गया है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन तो बढ़ गई है, ओ नुकसान हो गया है। लेकिन एड्रेसेस को अगर देखो तो 32 बिट के लिए हमारे पास 20 बाइट्स थे। तो अगर हम यूं देखें तो 64, और फिर अगेन 92 एंड प्रॉब्ली 128, तो 4 गुना बढ़ गया है। तो होना तो चाहिए था कि 80 बाई बिट हेडर हो जाता, लेकिन 80 नहीं हुआ। कितना हुआ? 40 बाइट्स। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने कई चीजों को छोड़ दिया, नहीं लिया। पढ़ेंगे कौन सी नहीं लिया, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, दैट इज गुड
इट इज एन इम्प्रूव पैकेट हैंडलिंग। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो ये है जनाब आपका IPv6 का हेडर, जो कि 40 बाइट्स पे मुश्तमिल है। और इसमें भी अगर आप देखें तो 40 बाइट में 128 बिट्स ये खा रहा है, 128 बिट क्योंकि तो मजबूरी है, सोर्स डेस्टिनेशन तो बताना पड़ेगा। तो 128 और 128 में ये दोनों खा जाते हैं। तो बाकी आप देख रहे हैं कि आपके बाकी फील्ड्स कम हो गए। क्लियर हो गया? तो अगली क्लास में यहीं से इंशाल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर IPv4 और IPv6 दोनों को कंपेयर करेंगे। एक तरफ IPv6 है, दूसरी तरफ IPv4 को कंपेयर करें। गॉट इट? चलो आज तक काफी, लेकिन पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? बिलाल, सॉरी बाबर, सिद्दीक, सर काबिल। ऐसा नहीं होता था कि ये IP4 को अपग्रेड अपग्रेड कर देता और IP6 को ना लाता सर? क्वेश्चन ये इन्होंने किया कि IPv6 को क्या ये मुमकिन नहीं था कि IPv4 को अपग्रेड कर देते? तो अपग्रेड का मतलब यही था कि एक ही चीज के हमें उसमें एड्रेसेस को इंक्रीज करें, यही है ना? सर एक इस तरह 32 बिट का होता है, 64 का आता था, 128 अच्छा, को ये ज्यादा। मसला ये है कि जब आप एक दफा गलती करते हैं तो दोबारा गलती नहीं करते। वही गलती दोबारा रिपीट, ये इंसानी जिंदगी में तो होता है कि बाप ने जो गलती की होती है बेटा भी वही गलती करता है। लेकिन साइंस में जब कोई एक शख्स कोई गलती कर देता है और वो उसको लिख देता है कि जी ये गलती है, तो अगले वो गलती नहीं दोहराते। तो आपने कहा कि 32 को, हाल तो मैं आपके इससे भी आ, कम पे ले आऊंगा। आपने कहा कि डायरेक्टली 32 से 64 पे चले जाते। मैं कहता हूँ 64 बहुत बड़ा है, 40 पे चले जाते। कहने में क्या हर्ज है?